BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 81, अधीनस्थ को लेना। जियाओ मिंग ने बरसरकर मोड में स्नो स्काई डेमन ऐप को दिलचस्पी से देखा, जो एक 5 सितारा डुकिंग के बराबर आभा उत्सर्जित कर रहा था, और धीमी आवाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्नो स्काई डेमन ऐप ने अपने बेरसरक वंश को खोल दिया है। हालांकि इसने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया है, इसने उसकी बुद्धि को भी कम कर दिया है। लड़ाई दिमाग पर आधारित है। वह पहले से ही मुझसे कमतर था, अब वह ज्यादा परेशानी नहीं पैदा कर सकता। दहाड़। जैसे ही जियाओ मिंग ने अपनी बात पूरी की, स्नो स्काई डेमन ऐप, जो अपना दिमाग खो चुका था, ने अपनी छाती को जोर से पीटा और एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने जियाओ मिंग पर निशाना साधते हुए एक तोप के गोले की तरह हवा में गोली चलाई। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि उसका आध्यात्मिक ज्ञान गिर गया था और अब वह भाग गया। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि वह हवा में था और अपनी इच्छा से आगे बढ़ सकता था। दूसरी ओर, स्नो स्काई डेमन ऐप उड़ नहीं सकता था, फिर भी उसने एक ऐसे व्यक्ति पर हमला करने के लिए हवा में गोली चलाई जिसने उसे अपने हाथों की एक लहर से अपनी आखिरी चाल सक्रिय करने के लिए मजबूर किया था। क्या यह एक उपहार नहीं था? उसकी ताकत बढ़ने के बाद स्नो स्काई डेमन ऐप की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी, और वह पलक झपकते ही जियाओ मिंग के बगल में दिखाई दिया। उसके तीखे पंजे जियाओ मिंग की गर्दन में एक तेज ऊर्जा के साथ धंस गए। स्नो स्काई डेमन ऐप के पंजों के आकार के साथ अगर एक सामान्य व्यक्ति को इससे छुरा घोंपा जाता तो पूरा ऊपरी शरीर गायब हो जाता। स्नो स्काई डेमन ऐप ने अपने पंजों को जियाओ मिंग के शरीर के आधे हिस्से में घुसते हुए देखा। वह अपने पास बची हुई थोड़ी सी दिव्य बुद्धि से बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत स्नो स्काई डेमन ऐप को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने वाले व्यक्ति का खून क्यों नहीं बह रहा है? इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि उसका शरीर अभी भी हवा में अटका हुआ था और नीचे नहीं उतरा था, स्नो स्काई डेमन ऐप ने एक और प्रहार किया, लेकिन इस प्रहार में उसके सामने मौजूद जियाओ मिंग धीरे धीरे गायब हो गया। ये वास्तव में एक आफ्टर इमेज था। 5 तत्व भ्रम सबसे अच्छी मूवमेंट डू तकनीक थी जिसे जियाओ मिंग ने पिछले 6 वर्षों में हासिल किया था। उनका संक्षिप्त परिचय है। यदि ये दूर है तो भ्रामक छवि का पता लगाना मुश्किल है। जब इसे क्रियान्वित किया गया तो यह इतना तेज था कि यह एक अवशिष्ट छवि बना सकता था, जो इतनी खास थी कि दुश्मन के लिए असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल था। और जब इसे पूरी तरह से विकसित किया गया तो ये दुश्मन के चारों ओर कई अवशिष्ट छायाएं बना सकता था। ये स्पष्ट था कि स्नो स्काई डेमन ऐप 5 तत्वों के भ्रम को अंजाम देने के बाद जियाओ मिंग द्वारा बनाई गई एक छवि पर हमला कर रहा था। दहाड़। धीरे धीरे लुप्त हो रही अवशिष्ट छवि को देखते हुए स्नो स्काई डेमन ऐप के पास जो थोड़ी सी समझदारी बची थी, वह गुस्से से लगभग मिट गई थी। हालांकि थोड़ी देर हवा में रहना उड़ना नहीं है, और उसका शरीर, जो पहले से ही कुछ समय के लिए हवा में था, तेज गति से नीचे गिरने लगा। जियाओ मिंग उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अगर मारा जाता तो खुश होता, और स्नो स्काई डेमन ऐप के हमले को चकमा देने के लिए अपनी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद उसने एक हाथ में एक अत्याचारी आभा वाली लाल लॉ को बुलाया। यह कोई और नहीं बल्कि 10,000 बीस्ट फ्लेम थी जिसे जियाओ मिंग ने कुछ साल पहले प्राप्त किया था। पिल फायर तकनीक, पायाथन ट्रांसफॉर्मेशन। जियाओ मिंग ने एक चीख मारी और उसके हाथ के बीच में जलती हुई लौ हिंसक रूप से 4 या 5 फीट ऊपर उठ गई। उसके माथे से आत्मा की शक्ति निकली जिसने विशाल लौ के आकार को संशोधित किया, और उसकी आत्मा की शक्ति के प्रभाव में 10,000 बीस्ट फ्लेम एक अजगर के आकार में एक अग्नि जानवर में बदल गई। ध्यान से देखने पर यह देखा जा सकता था कि यह अग्नि अजगर ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के नीचे गिरे हुए हृदय की लौ की अग्नि आत्मा के समान था। पिलफायर तकनीक जियानान अकादमी के कीमिया विभाग से संबंधित एक हमला विधि थी, जिसमें एक कीमियागर विभिन्न प्रकार के जानवरों में लपटों को संघनित करके हमला कर सकता था। जब उसने पहली बार फॉलन हॉट फ्लेम की फायर स्पिरिट को देखा था तो जियो मिंग ने सोचा था कि क्या 10,000 बीस्ट फ्लेम को उसके समान फायर पाइथन में बदलने की हमला शक्ति एक साधारण फायर पाइथन की तुलना में अधिक होगी। जांच करने के बाद जियाओ मिंग ने पाया कि यह अग्नि आत्मा न केवल शरीर में बदल सकती है, बल्कि इसका रूप बहुत अच्छी तरह से लपटों को संघनित कर सकता है और अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। इसकी शक्ति कितनी दूर तक जाती है? जियाओ मिंग ने सोचा कि एक ही वार उसके सामने मौजूद स्नो स्काई डेमन ऐप को अक्षम कर सकता है। जाओ। जियाओ मिंग ने एक आदेश दिया और विशालकाय सांप, जो हवा में कुंडलित था, ने अपनी गर्दन खोली और स्नो स्काई डेमन ऐप के पीछे चला गया, जो जमीन की ओर गिर रहा था, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था और हवा में गति प्राप्त करने के लिए बीच में कहीं भी जगह नहीं थी। स्नो स्काई डेमन ऐप केवल अपनी छाती पीट सकता था और दहाड़ सकता था, ये देखते हुए कि फायर पायथन ने उसे घेर लिया। जिस क्षण फायर पायथन ने उसे घेर लिया, स्नो स्काई डेमन ऐप को अत्यधिक गर्मी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके बाद एक भयानक बल ने उसे उलझा दिया, और हालांकि उसने अपनी खुद की ठंडी बर्फ डूबी हुई और अपनी सारी ताकत को छोड़ने के लिए अपने हताश प्रयासों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह व्यर्थ था। गड़गड़ाहट। अजगर ने स्नो स्काई डेमन ऐप को घेर लिया और उसे नीचे जंगल में जोर से पटक दिया, जिससे अनगिनत बड़े पेड़ गिर गए, जिनमें से कुछ आग की लपटों में जल गई क्योंकि फायर पायथन ने उन्हें छुआ, और आसमान में एक बहुत बड़ा काला धुआं निकला। वाह जियाओ मिंग, तुम कमाल हो।
जियान, जो लड़ाई शुरू होने के बाद से ही किनारे पर चली गई थी, उसने देखा कि स्नो स्काई डेमन ऐप हार गई है और तुरंत खुशी से जियाओ मिंग की तरफ उड़ गई, उसकी बाह को गले लगाते हुए कहा, ये सिर्फ स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति है। जियाओ मिंग मुस्कुराए और विनम्रता से जवाब दिया। जियान को इस बात की परवाह नहीं थी कि जियाओ मिंग विनम्र है या नहीं, वह अब केवल कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के बारे में सोच सकती थी जिसे स्नो स्काई डेमन ऐप रख रहा था। तुरंत उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया और जल्दी से कहा, चूंकि हमने स्नो स्काई डेमन ऐप को हरा दिया है, तो चलो जल्दी से उस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को उठा लेते हैं। कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले नीचे जाकर देख लेते हैं। अरे क्यों? जियान के सिर पर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। जियाओ मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे नीचे के जंगल की ओर उड़ गया। जियान को अनिच्छा से उसके पीछे चलना पड़ा। नीचे के जंगल में आग पहले ही फैल चुकी थी और पेड़ चटकने और लहरों के साथ जल रहे थे। इस आग का जियाओ मिंग और जियान पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जो डूकिंग क्षेत्र में थे। आग के केंद्र में वे दोनों सीधे स्नो स्काई डेमन ऐप के सामने खड़े थे। इस समय स्नो स्काई डेमन ऐप के शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देते रहे, और हर बार जब ये बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देते तो उसे घेरे हुए अग्नि अजगर के उच्च तापमान ने उसके बर्फ के क्रिस्टल को जलवाष्प में बदल दिया और जंगल कुछ समय के लिए चौंकाने वाला धुंधला हो गया। जियाओ मिंग ने स्नो स्काई डेमन ऐप की ओर इशारा किया और उसे घेरे हुए उग्रलाल अजगर तुरंत उसकी ओर उड़ गया। जैसे जैसे वह उड़ता गया, अजगर धीरे धीरे छोटा होता गया और अंत में 1 फुट के अग्नि सांप में बदल गया, जिसने खुद को जियाओ मिंग के दाहिने हाथ के चारों ओर लपेट लिया। मानव, तुम क्या चाहते हो? इस समय स्नो स्काई डेमन ऐप की त्वचा बरकरार नहीं थी, उसके पास बर्फ सफ़ेद फर नहीं बचा था, और वह बेदम होकर बोल रहा था, जैसे कि उसकी सांसें भटक रही हों। जाहिर है, वह अभी फायर पाइथन के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था, और अगर जियाओ मिंग ने समय रहते फायर पाइथन को वापस नहीं लिया होता तो वह मौत के करीब होता। स्नो स्काई डेमन ऐप, मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ बनाना चाहता हूँ, क्या होगा? तुम मुझे लूटने आए हो और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा अधीनस्थ बनूं। मैं तुमसे कहता हूं, सपने देखो। स्नो स्काई डेमन ऐप ने ठंडी सांस ली और अपना सिर एक तरफ झुका लिया। अफसोस, इतनी जल्दी मना मत करो। अगर तुम स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे शरीर पर लगे घावों को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है कि जादुई जानवरों को बदलने में मुश्किल होती है, और तुम्हारी योग्यता के साथ तुम अपने जीवन के बाकी समय के लिए 5वें रैंक पर अटके रह सकते हो। क्यों न मैं तुम्हें बदलने में मदद करने के लिए एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दूं? जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर स्नो स्काई डेमन ऐप अचानक हिचकिचाया। हालांकि जादुई जानवरों के पास मनुष्यों की तुलना में लंबी उम्र, मजबूत काया और उसी सीमा में अधिक लड़ाकू शक्ति के फायदे थे, लेकिन जादुई जानवरों का एक नुकसान भी था, और वह ये था कि वे मनुष्यों की तुलना में वंश पर और भी अधिक निर्भर थे। किसी को इस तथ्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि स्नो स्काई डेमन ऐप अभी वयस्कता में पहुंचा था और उसके पास पहले से ही डूकिंग स्तर की ताकत थी। लेकिन जब तक वह बुढ़ापे में मर नहीं जाता, तब तक वह इस सीमा को भी नहीं तोड़ पाएगा, इस क्षेत्र में बना रहेगा, और जो उसे सीमित करता है वह है उसका वंश। लेकिन अगर वह मानव रूप लेता है तो ये प्रतिबंध काफ़ी कम हो जाएगा। मानव रूप में उसके पास एक मानव की साधना प्रतिभा और एक जादुई जानवर की लंबी उम्र दोनों होगी, और परिणामस्वरूप उसकी विकास सीमा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। इसलिए जियोमिंग की स्थिति उसके लिए बहुत आकर्षक थी। लेकिन यह विचार कि उसके सामने खड़ा यह इंसान, जिसने अभी अभी उसे पीटा था, अब उसे भर्ती करने आएगा, स्नो स्काई डेमन ऐप को क्रोधित कर गया। ठंडी सांस लेने के बाद उसने दबी हुई आवाज में कहा, मैं वादा करता हूं। अध्याय 82, कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क। जब जियान, जो बगल में थी, ने सुना कि जियाओ मिंग स्नो स्काई डेमन ऐप को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास देने जा रही है, तो वह थोड़ी दुखी हुई और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और बुदबुदाया, मुझे वह औषधीय जड़ी बूटी मिली। तुमने कहा था कि तुम इसका इस्तेमाल बाद में मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए करोगे। अगर तुम उसे इस तरह से दोगे तो मुझे अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल का क्या करना चाहिए? जियान ने ऐसा क्यों कहा? ये पता चला कि चूंकि जियाओ मिंग ने 6ठी स्तरीय कीमियागर को पीछे छोड़ दिया था, जियान को लगा कि उसकी विकास दर बहुत धीमी है, इसलिए वह चाहती थी कि जियाओ मिंग 7वीं स्तरीय कीमियागर बनने के बाद बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने में उसकी मदद करे। जवाब में जियाओ मिंग ने मना नहीं किया। वह एक कीमियागर था, वह किसी को गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहने से क्यों मना करेगा? हालांकि जियाओ मिंग की शर्त यह थी कि जियान कीमियागरों के नियमों का पालन करेगा और उसके लिए औषधीय पदार्थों के 3 हिस्से तैयार करेगा। जवाब में जियान ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह जड़ी बूटियां खोजने में सबसे अच्छी थी। अब तक जियान ने जियाओ मिंग के लिए काफ़ी औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ ली थीं, जिसमें एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास भी शामिल था। सिम्युलेटर से मिली 2 जड़ी बूटियों के साथ जियाओ मिंग के पास अब अपने स्टोरेज रिंग में कुल 3 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास थे।
स्नो स्काई डेमन ऐप के साथ जियाओमिंग के सौदे को सुनकर जियान ने सोचा कि जियाओमिंग अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास लेकर स्नो स्काई डेमन ऐप को दे रही है, इसलिए उसे थोड़ा दुख हुआ। चिंता मत करो, वह औषधीय जड़ी बूटी मेरी है। थोड़ी सी व्याख्या के साथ जियाओमिंग ने अपनी उंगली पर स्टोरेज रिंग ली और एक जेड बोतल निकाली, उसे स्नो स्काई डेमन ऐप की ओर फेंक दिया। यह एक उपचार की गोली है, इसे जल्दी से खा लो। स्नो स्काई डेमन ऐप ने गोली की बोतल ली और एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आखिरकार गोली की बोतल अपने मुंह में डाल ली। एक हरी गोली जो एक मजबूत औषधीय सुगंध उत्सर्जित करती थी, सीधे उसके बड़े खूनी मुंह में चली गई। गोली निगलने के बाद स्नो स्काई डेमन ऐप की आभा जल्दी से ठीक हो गई और उसकी त्वचा से निकला खून गायब हो गया और उसकी जगह ताज़ा खून ने ले ली जो उसके शरीर की सतह पर खून की एक परत में जम गया था। कुछ ही क्षणों में पपड़ी हट गई और भयानक विभत्स घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए। ठीक हो चुके स्नो स्काई डेमन ऐप को देखते हुए जियान आगे बढ़ा और उसे लात मारी, चूंकि तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं, जल्दी करो और मुझे खजाने तक ले चलो, यहाँ देर मत करो। मुझे नहीं पता कि जियाओमिंग को एक छोटे से बंदर की क्या ज़रूरत है, तुम बेकार हो। हम जियान द्वारा लात मारे जाने के बाद स्नो स्काई डेमन ऐप ने एक पल के लिए जियान को देखा, फिर खड़ा हो गया और बोला, मेरे साथ आओ। रुको, पहले आसपास की आग को बुझाओ। जियाओमिंग ने अपने आसपास जलते पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर इस तरह की आग को साफ नहीं किया गया तो ये बड़ी आग का कारण बन सकती है। अगर इसे अभी आसानी से बुझाया जा सकता है तो ऐसा करना बेहतर है। जब स्नो स्काई डेमन ऐप ने जियाओमिंग को ये पूछते हुए सुना तो वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर जोर से दहाड़ा। तुरंत बर्फीली ऊर्जा की एक बर्फ सफ़ेद लहर तेजी से फैल गई और सड़क के किनारे कुछ चट्टानें और पेड़ तुरंत बर्फीली लहर से प्रभावित होकर बर्फ के रंग की बर्फ में बदल गए। अच्छा काम, रास्ता दिखाओ, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दूंगा। जंगल को देखते हुए जो बर्फ और बर्फ की दुनिया की तरह लग रहा था, जियाओमिंग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। मूल मालिक स्नो स्काई डेमन ऐप के मार्गदर्शन में जियाओमिंग और जियान आखिरकार बिना किसी परेशानी के घाटी में प्रवेश कर गए। घाटी के अंदर का क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल था। घाटी में पेड़ और चट्टानें थीं, लेकिन कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं थे। जाहिर है वे सभी स्नो स्काई डेमन ऐप द्वारा बाहर निकाल दिए गए होंगे। हालांकि कोई जीवित प्राणी नहीं थे, लेकिन जमीन पर कुछ नंगी सफ़ेद हड्डियां देखी जा सकती थीं जो मृत्यु की भूमि की तरह थी, जिससे लोगों को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। ऐसा लगता है कि इस स्नो स्काई डेमन ऐप ने कई जादुई जानवरों को मार डाला है जो कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क पीने के लिए आना चाहते थे, जियाओमिंग ने चुपके से कहा जब वह बड़ी बड़ी लाशों को देख रहा था। घाटी में प्रवेश करते हुए स्नो स्काई डेमन ऐप ने अपनी गति नहीं रोकी और उसके नेतृत्व में वे दोनों जल्द ही घाटी के अंत में एक काली काली गुफा के बाहर पहुंच गए। गुफा में एक स्पष्ट जादुई जानवर की गंध थी जो स्नो स्काई डेमन ऐप के शरीर की गंध के समान थी, इसलिए यह वह गुफा रही होगी जिसमें वह रहता था। गुफा काफ़ी बड़ी थी, अन्यथा स्नो स्काई डेमन ऐप के लिए यहाँ रहना मुश्किल होता। गुफा का शीर्ष 10 मीटर से अधिक ऊंचा था और गुफा में चारों ओर चट्टानें बिखरी हुई थीं और हर जगह सफ़ेद फर देखा जा सकता था। स्नो स्काई डेमन ऐप उन दोनों को गुफा के अंत में एक पत्थर की दीवार तक ले गया और तभी वह रुक गया। जियान का छोटा सिर दोनों तरफ घूमा और उसे कोई खजाना नहीं मिला। छोटा वानर, तुम क्यों रुक रहे हो? यहाँ कोई कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क नहीं है। इस बार स्नो स्काई डेमन ऐप ने जियान को अनदेखा किया, इसके बजाय वह चुपचाप गुफा की दीवार के कोने में चला गया और एक बड़ी हथेली से खोदा। उसने मुट्ठी भर मिट्टी और रेत निकाली और आधे सेकंड बाद जमीन पर एक अंधेरा और उदास छेद दिखाई दिया। जियाओमिंग, तुम बहुत होशियार हो, तुम अभी भी छेद को बंद करना जानते हो। हमेशा अन्य जादुई जानवर होते हैं जिनके पास कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के साथ विचार होते हैं, इसलिए मुझे सावधानी बरतनी होगी ताकि अन्य लोग अंदर न घुस जाएं। स्नो स्काई डेमन ऐप ने समझाया और ऐसा कहते हुए जियान की ओर देखा, स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहता था। बकवास करना बंद करो और जल्दी से रास्ता दिखाओ। यह महसूस करते हुए कि खजाना भूमिगत था, जियान ने स्नो स्काई डेमन ऐप की आवाज़ के स्वर की परवाह नहीं की और आग्रह किया। मार्ग अत्यंत घुमावदार था और उन्हें इसे पार करने में लगभग 10 मिनट लग गए। इससे पहले कि जियाओमिंग, जियान और स्नो स्काई डेमन ऐप एक भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जो सफ़ेद रोशनी से चमक रही थी। स्नो स्काई डेमन ऐप के प्रवेश के बाद जियान भी उत्साह से भरे चेहरे के साथ प्रवेश किया। जियाओमिंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब उसके पैर अंधेरे मार्ग से बाहर निकले तो जियाओमिंग को अचानक अपनी आंखें साफ महसूस हुईं और फिर वह इस भूमिगत दुनिया के आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जियाओमिंग के सामने जो दिखाई दिया वह स्टेलेक्टाइट से भरी एक भूमिगत दुनिया थी। जहां तक नजर जाती, दूधिया सफ़ेद स्टेलेक्टाइट्स ने दृष्टि रेखा के अंत तक सब कुछ ढक रखा था और उनसे एक हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी जो उस जगह से सारा अंधेरा दूर कर रही थी।
स्टेलेक्टाइट्स हर जगह थे, कुछ भूमिगत दुनिया के ऊपर से लटके हुए थे, कुछ 100 मीटर लंबे, और कभी कभी सफ़ेद इमल्शन की बूंदें नीचे टपक रही थीं, जो ज़मीन पर दूधिया पानी छिड़क रही थीं। क्या भूमिगत दुनिया है? जियाओ मिंग ने आश्चर्य में कहा। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क बाईं ओर है। जब वे यहाँ पहुंचे तो जियान को स्नो स्काई डेमन ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी पहचान करने की क्षमता थी, और वह इतनी नज़दीक थी कि वह बता सकती थी कि अच्छी चीज़ें कहाँ हैं। उन्होंने उसे केवल उत्साहित स्वर में चिल्लाते और जल्दी से बाईं ओर भागते हुए देखा। ये देखकर जियाओ मिंग भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों इस स्टेलेक्टाइट दुनिया में लगभग 10 मिनट तक दौड़ते रहे, फिर अपनी जगह पर रुक गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा स्टेलेक्टाइट दिखाई दिया। ये स्टेलेक्टाइट एक छोर पर अंडरवर्ल्ड के गुंबद के शीर्ष से जुड़ा हुआ था और दूसरे छोर पर लंबवत लटका हुआ था। इसका विशाल आकार 100 मीटर से ज़्यादा लंबा था और इसकी चौड़ाई 2 लोगों के बराबर थी, और इसके चारों ओर एक हल्की सफ़ेद रोशनी थी, जिससे ये क्रिस्टल के खंभे जैसा लग रहा था। ये स्टेलेक्टाइट निस्संदेह भूमिगत दुनिया का सबसे विशाल स्टेलेक्टाइट था, और इस आकार में ये स्टेलेक्टाइट्स के बीच एक सम्राट की तरह था, जो अपने आसपास के अनगिनत स्टेलेक्टाइट्स की आराधना प्राप्त कर रहा था। जब सबकी नज़रें धीरे धीरे नीचे झुकीं, तो इस स्टेलेक्टाइट के नीचे एक बहुत बड़ा नीला पत्थर था, जिसका अधिकांश हिस्सा ज़मीन में दबा हुआ था। इस समय पत्थर के शीर्ष पर आधे मीटर से भी कम गहरा एक छेद है, जो ऊपर स्टेलेक्टाइट की नोक के ठीक सामने है, और उस छेद में 2 इंच गहरा दूधिया सफ़ेद पानी है, और पानी के ऊपर एक हल्का सफ़ेद धुंध है। सफ़ेद धुंध काफ़ी अजीब है, क्योंकि यह बहती है लेकिन कभी नहीं फैलती है। जियान नीले पत्थर पर लेटी थी, उसका छोटा सिर धुंध के उस बादल में दबा हुआ था। उसकी नाक की नोक पानी की सतह से 1 मिलीमीटर से भी कम थी। उसकी नाक हिल रही थी, सूंघ रही थी और बार बार गंध की पुष्टि कर रही थी। कई पुष्टियों के बाद जियान उदास होकर खड़ी हो गई। उसका छोटा चेहरा बेहद उदास था, और उसने जियाओ मिंग को दुखी होकर देखा। जियाओ मिंग, छेद में ये तरल वह खजाना नहीं लगता है जिसे मैंने महसूस किया था। असंभव, ये खजाना वही है जिसकी मैं रखवाली कर रही थी। ये निश्चित रूप से कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। स्नो स्काई डेमन ऐप, जो जियाओ मिंग के बाद आया था, ने ये सुना और जवाब दिया। ये वह था जिसे वह सामान्य रूप से सुरक्षित रखता था, और भले ही उसने पर्याप्त पी लिया था, वह निश्चित था कि यह निश्चित रूप से कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क था। ये वास्तव में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क है, लेकिन ये केवल पतला है। तरल की मात्रा को देखते हुए जियाओ मिंग ने धीरे से कहा। स्नो स्काई डेमन ऐप उसके शब्दों पर जम गया। पतला? क्या ऐसी चीज़ अभी भी मौजूद है? वह कैसे नहीं जानता था? पतला असली खजाना शिखर पर नहीं होगा। जियान का छोटा सिर अभी भी काफ़ी बुद्धिमान था, और उसने तुरंत परिणाम का अनुमान लगा लिया। मेरे पीछे आओ। जियाओ मिंग ने अपना सिर उठाया और पहाड़ के गुंबद पर उल्टा लटके विशाल स्टेलेक्टाइट को देखा, जियान को संकेत दिया, और फिर उसका शरीर धीरे धीरे विशाल स्टेलेक्टाइट की ओर तैरने लगा। जियाओ मिंग के व्यवहार को देखकर जियान की आंखें चमक उठीं, और वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। हालांकि स्नो स्काई डेमन ऐप भी उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह उड़ नहीं सकता था और केवल खड़ा होकर देख सकता था। वे दोनों विशाल स्टेलेक्टाइट के साथ उड़ते रहे, जो 100 मीटर से अधिक तक लंबवत रूप से ऊपर उठे थे, और कुछ मिनटों के बाद वे अंडरवर्ल्ड के गुंबद के शीर्ष पर पहुंच गए। यहाँ से नीचे देखने पर वे स्टेलेक्टाइट, जो पहले काफ़ी बड़े दिखाई देते थे, अब चींटियों जितने छोटे दिखाई दे रहे थे। इधर उधर देखने पर कुछ स्टेलेक्टाइट अंडरवर्ल्ड के गुंबद पर लटके हुए भी दिखाई दे रहे थे, जो प्रकाश की फीकी किरणें उत्सर्जित कर रहे थे, जो पूरे अंडरवर्ल्ड को रोशन कर रही थीं। जियाओ मिंग ने आसपास के स्टेलेक्टाइट पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सबसे बड़े स्टेलेक्टाइट के नीचे रुक गया। यहाँ जहाँ स्टेलेक्टाइट अंडरवर्ल्ड के गुंबद को छू रहा था, स्टेलेक्टाइट के अंदर से एक फीकी फ्लोरोसेंट रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, जो एक पारदर्शी क्रिस्टल की तरह दिख रही थी, बेहद खूबसूरत। जियाओ मिंग यहाँ खड़ा था। उसने अपने साथ आए जियान को देखा और कहा, जियान, इसे फिर से महसूस करो। जियान ने भूमिगत दुनिया के गुंबद पर पहुंचते ही इसे महसूस कर लिया था, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके क्रिस्टल स्टेलेक्टाइट को गले लगा लिया। उसका छोटा सा चेहरा स्टेलेक्टाइट के आधार के बहुत करीब था। कुछ ही देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, ये सही है, यही वह स्थान है, यही वह खजाना है जिसे मैंने महसूस किया। अध्याय 83। ज़ूतियान। जियान के मूड के ठीक होने का कुछ देर इंतजार करने के बाद जियाओ मिंग ने कहा, चूंकि तुम्हें यकीन है कि कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क यहाँ है, तो एक पल के लिए एक तरफ हटो और मुझे इसे उठाने दो। ओह! जियान ने सिर हिलाया और जल्दी से जियाओ मिंग की तरफ उड़ गई, लेकिन उसकी आंखें उस स्थिति पर ही टिकी रहीं जहां वह अभी थी, उन्हें हटाने में असमर्थ। जियाओ मिंग वहां उड़ गया जहां जियान अभी था, और उसकी आत्मा की शक्ति उसकी भौहों से उभरी। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के सटीक स्थान की जांच करने से पहले उसने अपने होठों पर मुस्कान के साथ अपने स्टोरेज रिंग से सफ़ेद जेड का एक अच्छा टुकड़ा निकाला। उसने डूक्यूई को जेड के टुकड़े की सतह के चारों ओर लपेटा और फिर उसका इस्तेमाल करके उस बिंदु पर धीरे से काटा जिसे उसने अभी अभी जांचा था।
डू के घेरे में आने से जेड का टुकड़ा काफी तीखा हो गया और बस एक हल्के स्पर्श से जेड के टुकड़े की नोक एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ क्रिस्टल स्टेलेक्टाइट में धंस गई। अपनी हथेली से जेड के टुकड़े को मजबूती से पकड़ते हुए जियाओमिंग ने सटीक गोलाकार कट लगाए और हवा में चींची की सूक्ष्म ध्वनि गूंज उठी। अचानक उसके हाथ में जेड का टुकड़ा सकल के अंतिम भाग को पूरा करता है और तुरंत आधार से एक गोलाकार स्टेलेक्टाइट टुकड़ा टूट जाता है। जियाओमिंग ने इसे एक तेज गति से पकड़ लिया और अपना सिर ऊपर उठाया और जहां टुकड़ा गिरा था वहां से एक तेज रोशनी हिंसक रूप से बाहर निकली। प्रकाश के इस स्तर का जियाओमिंग पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जो सीधे कटे हुए गोलाकार छिद्र में देखने में सक्षम था। कटे हुए गोलाकार स्टेलेक्टाइट के अंदर एक गाढ़ा पन्ना रंग का तरल पदार्थ निलंबित था। जैसे कि यह आध्यात्मिक प्रकृति का था, ये तरल पदार्थ स्टेलेक्टाइट में धीरे धीरे बहता था, लेकिन इसकी गति की सीमा केवल गोलाकार छिद्र के चारों ओर थी, आगे नहीं जा रही थी। इस पन्ना रंग के चिपचिपे तरल में निहित शुद्ध ऊर्जा जियाओमिंग के लिए काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि शुद्धता नीचे नीले पत्थर के खोखले में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की तुलना में 10 गुना अधिक थी और साधारण स्वर्गीय खजाने से कहीं अधिक थी। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के प्रकट होने के साथ ही समृद्ध और कोमल सुगंध दूर हो गई और उसके बगल में बैठी जियान ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक मादक रूप प्रकट करते हुए। जैसे ही उसका शरीर अनजाने में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के सामने चला गया, उसका मुंह चौड़ा हो गया और जियाओमिंग को उसके मुंह के कोने से क्रिस्टलीय रेशम की एक झलक दिखाई दी। जियान को अपना मुंह खोलते हुए तरल को चाटने के बारे में देखकर जियाओमिंग ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उसके छोटे से सिर के पास बढ़ाया। अपनी नाजुक छोटी जीभ को बाहर निकालकर और कुछ चाटने के बाद जियान, जिसने महसूस किया कि उसने हवा के अलावा कुछ भी नहीं चाटा है, ने आश्चर्य की आवाज निकाली और अपनी आंखें खोलीं। एक बार जब उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने एक दयनीय भाव के साथ अपना सिर जियाओमिंग की ओर घुमाया। जाहिर है, कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क उसके लिए एक बड़ा प्रलोभन था, लेकिन जियाओमिंग ने उसे जाने नहीं दिया। उसने बस उसके छोटे से सिर को सहलाया और असहाय होकर कहा, मुझे ऐसे मत देखो, यह असली कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क बेहद नाजुक है, केवल सबसे गर्म जैद ही इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इसे अन्य वस्तुओं से छूते हैं तो मुझे डर है कि यह कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क, जो कई सालों से गाढ़ा हो गया है, मौके पर बेकार कबाड़ के ढेर में बदल जाएगा। तो अगर आप इसे अभी चाहते हैं तो आप परिणाम की कल्पना कर सकते हैं, इसलिए आपको अपना हिस्सा लेने से पहले इसे इकट्ठा करने के लिए मेरा इंतजार करना चाहिए। तो जल्दी से इसे ले लो। ये सुनकर जियान थोड़ा पीछे हट गया और जियाओमिंग से आग्रह किया। जियाओमिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से जैद से बना एक चम्मच निकाला। एक कीमियागर के रूप में जैद गोलियों को रखने के लिए सबसे अच्छा कंटेनर था, इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग में सभी प्रकार के जैद बर्तन भी संग्रहित किए थे। जियाओमिंग ने सावधानी से जैद चम्मच को स्टेलेक्टाइट दूध में डाला, अपनी कलाई को तेजी से घुमाया और कुछ ही मिनटों में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क का अधिकांश हिस्सा निकाल लिया। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की थोड़ी मात्रा छोड़ने के बाद जियोमिंग ने जैद चम्मच निकाला और फिर स्टेलेक्टाइट के टुकड़े को अपने हाथ में रख लिया और तुरंत तेज रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और स्टेलेक्टाइट एक बार फिर पहले की तरह शांत हो गया। जैद चम्मच में मौजूद तरल को 2 अच्छी गुणवत्ता वाली जैद बोतलों में समान रूप से डालने के बाद, जो बहुत पहले से तैयार की गई थी, जियाओमिंग ने जैद की एक बोतल जियान को थमा दी। यहाँ तुम्हारा हिस्सा इस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क में धरती की शक्ति है जो हजारों सालों से इस स्टेलेक्टाइट में संघनित है। ऊर्जा अपार है, इसे शांति से पिएं, इसे एक बार में न पिएं, समझे? समझ गया। जियान ने जैद की बोतल ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने जैद की बोतल उठाई और एक बूंद अपने मुंह में डाली। उसकी गुलाबी जीभ ने संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे चाटा। ये स्वादिष्ट है। जाहिर है, ये कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क उन औषधीय जड़ी बूटियों की तुलना में बहुत बेहतर स्वाद वाला था। उसके खुशनुमा चेहरे को देखकर जियाओमिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। केवल एक जादुई जानवर ही इस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को इस तरह पीने की हिम्मत कर सकता है। अगर कोई साधारण इंसान इस तरह से एक बूंद भी ले तो शायद वह तुरंत फट जाएगा। जियान को गुंबद से नीचे उड़ने का संकेत देने के बाद जियाओमिंग एक बार फिर उस नीले पत्थर के बगल में उतरा और उस छेद में दूधिया सफ़ेद तरल की ओर देखा। हालांकि यह कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क पहले से ही पतला था, लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा था। भले ही यह मज्जा को साफ करने और हड्डियों को परिष्कृत करने का प्रभाव प्राप्त न कर सका, फिर भी इसने शरीर को तरोताजा करने पर काफ़ी प्रभाव डाला। जब 4 जैद जार भर गए तो छेद में अब ज़्यादा कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क नहीं बचा था। बगल में स्नो स्काई डेमन अपने जियाओमिंग को उदास होकर देखा, क्योंकि उसने कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क उठाया था जो मूल रूप से उसका था। उसका आंतरिक हृदय दर्द से अभिभूत था और उसे चीखने की इच्छा हुई। लेकिन जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की भयानक ताकत और उसके द्वारा वादा किए गए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास के बारे में सोचा, तो उसने अपने दिल में दर्द को रोक लिया और अपना सिर एक तरफ कर लिया, अपनी नज़रें हटा लीं। स्नो स्काई डेमन ने अभी एक पल के लिए अपना सिर घुमाया ही था कि उसने जियाओमिंग की आवाज़ सुनी। ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास है, इसे अभी निगल लो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
इन शब्दों ने स्नो स्काई डेमन ऐप को खुश कर दिया और उसका बहुत सारा दर्द गायब हो गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने सीधे अपने सामने एक औषधीय जड़ी बूटी को देखा जिसमें एक आकर्षक और अजीब सी खुशबू थी। जब स्नो स्काई डेमन ऐप ने खुशबू को सूंघा तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से उछल पड़ी हो। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल की तरह नहीं है, इसे सफलतापूर्वक बदलना इतना आसान नहीं है और यह खतरनाक भी होगा। यह आप पर निर्भर है कि आप सफल हो पाते हैं या नहीं। जियो मिंग ने स्नो स्काई डेमन ऐप को देखा और कहा। स्नो स्काई डेमन ऐप ने उसके शब्दों पर थोड़ा सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खून से लथपथ मुंह खोला और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को निगल लिया जो उसके सामने असामान्य रूप से छोटा लग रहा था। दहाड़ स्नो स्काई डेमन ऐप, जिसने लंबे समय से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को निगला नहीं था, बेहद असहज लग रहा था। उसका मुंह लगातार दहाड़ रहा था, उसके बड़े बड़े नुकीले पंजे लगातार उसकी छाती पर वार कर रहे थे और उसके शरीर का आकार बढ़ रहा था और घट रहा था। जियो मिंग के बगल में खड़े जियान ने यह दृश्य देखा और थोड़ा खुश हुआ। ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास निगलना इतना आसान नहीं है। मुझे याद है जब मैं आधे रास्ते में। जियान अचानक चुप हो गया और कुछ और नहीं बोला। तुम तब कैसे थे? जियाओ मिंग, जो बगल में था, ने उत्सुकता से पूछा। कुछ ऐसा ही, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, जियान ने मुंह बनाया। आधे घंटे बाद जियाओ मिंग के सामने एक सफ़ेद बालों वाला युवक खड़ा था। वह आदमी गठीला था, 2 मीटर से ज्यादा लंबा था और उसने जो काले कपड़े पहने थे वे उभरे हुए थे। ये हिम आकाश दानव वानर था जिसने सफलतापूर्वक रूपांतरण कर लिया था। परिवर्तन की प्रक्रिया असाधारण रूप से कठिन थी और कई बार स्नो स्काई डेमन ऐप असफल होने और अपने सभी प्रयासों को खोने के कगार पर था, लेकिन अंत में उसने दृढ़ता दिखाई। अपने हाथों को देखते हुए स्नो स्काई डेमन ऐप ने उत्साह से चिल्लाया और जियोमिंग के सामने घुटने टेक दिए, सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर एमएम। जियोमिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मनुष्यों की तुलना में जादुई जानवर बहुत सरल और आभारी थे। स्नो स्काई डेमन ऐप ने उसे बहुत स्पष्ट तरीके से मास्टर कहा। उठो। हाँ। स्नो स्काई डेमन ऐप को देखते हुए जो सम्मानपूर्वक खड़ा था, जियोमिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चूंकि आपने सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है, इसलिए आपका एक नाम भी होना चाहिए। क्या आपके पास कोई विचार है? मैं कोई नाम नहीं सोच सकता, इसलिए मुझे कोई विचार नहीं है। स्नो स्काई डेमन ऐप ने अपना सिर खुजलाया और घबराते हुए कहा। उसने पहले कभी नाम रखने जैसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था, न ही वह इसमें बहुत अच्छा था। तुम बिना नाम के नहीं रह सकते या भविष्य में तुम्हें बुलाना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा मूल शरीर स्नो स्काई डेमन ऐप है, इसलिए भविष्य में तुम्हें ज़ूतियान कहा जाएगा। ये नाम कैसा रहेगा? स्नो स्काई डेमन ऐप ने सोचा कि यह एक अच्छा नाम है और वह वास्तव में नहीं जानता था कि नाम कैसे चुना जाए। इसलिए उसने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। अच्छा लगता है, तो अब से मुझे ज़ूतियान कहा जाएगा। हे। ये देखकर कि स्नो स्काई डेमन ऐप ने उसके द्वारा दिए गए नाम का विरोध नहीं किया, जियाओमिंग ने हल्के से हंसते हुए जियान से कहा, जो उसके बगल में उठ गया था, इन अकेडमी में वापस जाने का समय आ गया है। ये सुनकर जियान की आंखें चमक उठीं। वह आखिरकार वापस जा सकती थी। इस छोटे से ऐप के लिए उसने इस भूमिगत दुनिया में लंबा समय बिताया था। चलो जल्दी चलें, जियान ने कहा और आगे बढ़कर जिस दिशा से वे आए थे उस दिशा में उड़ गई। ज़ूतियान को अपने पीछे आने का इशारा किया। जियाओमिंग भी उसी दिशा में उड़ गई। अध्याय 84। जियामा साम्राज्य में वापस लौटने की योजना बनाना। चूंकि वे पहले ही एक बार रास्ते से परिचित हो चुके थे, इसलिए इस बार बाहर निकलने में जियाओमिंग को पहले जितना समय नहीं लगा और 10 मिनट से भी कम समय में वे तीनों गुफा के बाहर थे। गुफा के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूर खड़े जियाओमिंग ने मुड़कर मार्ग को देखते हुए अपने पास खड़े ज़ूतियान से कहा, ज़ूतियान, चूंकि तुम भविष्य में मेरे पीछे आओगे, इसलिए इस आवास को बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए चलो इसे नष्ट कर देते हैं ताकि कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क के साथ कोई दुर्घटना न हो जो हमने पीछे छोड़ दिया है। यह अफसोस की बात होगी अगर स्टेलेक्टाइट्स जो केवल 10,000 वर्षों में बन सकते हैं, नष्ट हो जाएं। मम्मा। इन शब्दों पर ज़ूतियान ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ चला गया और अपना हाथ हिलाया। गड़गड़ाहट। ज़ूतियान की मजबूत भुजा से पहाड़ की दीवार पर एक बहुत बड़ा बल संचारित हुआ, जो भारी प्रहार के कारण ढह गई और डूब गई। अपनी भुजा के कुछ और झटकों के बाद ज़ूतियान जियाओमिंग के पीछे वापस लौटा और अब गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढही हुई चट्टानों से ढका हुआ था। ये देखकर जियाओमिंग की पीठ के पीछे 1 मीटर से ज्यादा लंबे लाल पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। ज़ूतियान, तुम मानव रूप में बदलने में कामयाब हो गए हो, इसलिए तुम्हें डुक्यूई के साथ अपने पंख बनाने में सक्षम होना चाहिए, है न? ज़ूतियान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर जियाओमिंग ने उनसे कहा कि अब जाने का समय हो गया है। फिर वह प्रकाश की छाया में बदल गया और दूर उड़ गया।
जी यान और जू तियान, जो उसी स्थान पर रहे, ने भी अपनी अपनी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी उगाई और जियाओ मिंग का पीछा करते हुए आसमान में उड़ गए। कुछ मिनट बाद जियाओ मिंग और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां इन अकेडमी स्थित थी। कौन आ रहा है? कृपया रुकें। जैसे ही जियाओ मिंग इन अकेडमी के बैरियर के पास पहुंचने वाला था, बैरियर से एक जोरदार चीख आई। सवालिया आवाज सुनकर जियाओ मिंग को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने खुद को हवा में स्थिर करते हुए जोर से कहा, एल्दसू, यह मैं हूँ, जियाओ मिंग। जी यान और जू तियान भी उसके पास रुक गए। तो यह जियाओ मिंग और जी यान हैं। बूढ़े आदमी ने शब्द सुने, बैरियर खोला और अपना चेहरा दिखाया। उसके रूप को देखकर वह कोई और नहीं बल्कि एल्दसू था, जो जियाओ मिंग के इन अकेडमी में प्रवेश करने पर मिले दो एल्ड में से एक था। वास्तव में जियाओ मिंग और जी यान की स्थिति और साधनों के साथ वे इन अकेडमी के प्रवेश द्वार पर नहीं रुकते, क्योंकि बैरियर में एक विशेष पहचान विधि थी। एल्दसू केवल जू तियान, एक अज्ञात शक्तिशाली व्यक्ति के कारण दिखाई दिए। जियाओ मिंग 1 साल से ज्यादा समय से एल्ड था और एल्दसू और दूसरे एल्ड से पहले से ही बहुत परिचित था, इसलिए एल्दसू ने सीधे पूछा, जियाओ मिंग, आपके बगल में कौन है? ये जादुई जानवर स्नो स्काई डेमन ऐप है, जो अब सफलतापूर्वक रूपांतरित हो चुका है और मानव दुनिया से मिलने के लिए मेरे साथ जियामा साम्राज्य में लौटने की तैयारी कर रहा है। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। क्या वह एक जादुई जानवर है जिसने मानव रूप धारण किया है? एल्दसू को उसके शब्दों पर थोड़ा आश्चर्य और संदेह हुआ। क्या एक जादुई जानवर को मानव रूप धारण करने के लिए पूर्वज स्तर पर होना जरूरी नहीं था? कैसे हुआ कि इस स्नो स्काई डेमन ऐप की आभा उसकी तुलना में कुछ कमजोर थी? एल्दसू के हैरान भाव को देखते हुए जियाओ मिंग ने हंसते हुए कहा, स्नो स्काई डेमन ऐप ने वही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास निगल लिया जो जी यान ने निगला था, और उसके बाद ही वह सफलतापूर्वक रूपांतरित हुआ। इन शब्दों पर एल्दसू ने समझ में सिर हिलाया और चुपके से कहा कि इस स्नो स्काई डेमन ऐप की किस्मत अच्छी है। साधारण जादुई जानवरों की विफलता दर जो शरीर परिवर्तन घास पर निर्भर रहना चाहते थे, वे बहुत अधिक थे, और अगर वे असफल हो गए तो उनके शरीर को गंभीर रूप से नुकसान भी हो सकता था। चूंकि वह जानता था कि अज्ञात पावरहाउस को जियो मिंग द्वारा लाया गया था, एल्दसू ने बकवास नहीं की और सीधे उन्हें पंजीकृत किया और उन्हें जाने दिया। उसने केवल जियाओ मिंग से पूछा कि वह जियानान अकादमी कब छोड़ेगा और कब वापस आएगा। इस समय जियानान अकादमी में एकमात्र छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में जियाओ मिंग की इन बुजुर्गों द्वारा अभी भी बहुत मांग थी। जियाओ मिंग, जो एक बुजुर्ग बन गया था, ने बहुत पहले ही उसी जगह पर रहना बंद कर दिया था जहां वह शुरू में रहता था, और इसके बजाय बुजुर्गों के क्षेत्र में उसका अपना एक छोटा सा आंगन था। इन अकादमी में कुछ क्षणों के लिए जियान और जू तियान के साथ उड़ान भरने के बाद जियाओ मिंग अपने आंगन के सामने उतरा। छोटे आंगन के सामने एक मजबूत आदमी जो कुछ समय से इंतजार कर रहा था, पहले तो चौंक गया जब उसने तीनों को अपने सामने उतरते देखा, फिर उसने एक खुशी भरी नजर दिखाई। वह जियाओ मिंग का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता था और उसकी तेज आवाज गूंजी, चचेरे भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। जब जियाओ मिंग ने आगंतुक को देखा तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई जियाओ शान, मुझे अभी जाना था, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ करें। जियाओ शान ने जियाओ मिंग के आने के 1 साल बाद इन अकेडमी ज्वाइन की थी। अब वह 5 साल से वहां है और इस साल ही उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इन अकेडमी में 5 साल बिताने के बाद ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर और जियाओ मिंग के साथ जियाओ शान का सुधार निस्संदेह जबरदस्त था। इस समय वह पहले से ही 3 सितारा डू स्पिरिट तक पहुंच चुका था, जिसकी जियाओ मिंग से कोई तुलना नहीं थी। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि इन अकेडमी में स्नातक होने के समय ये 3 सितारा डू स्पिरिट क्षेत्र साधना केवल औसत मानी जा सकती थी। लेकिन जियानान अकादमी की इन अकेडमी एक ऐसी जगह थी जहां पूरे महाद्वीप से प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं, और साधना का ये स्तर वास्तव में जियाओ शान जैसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा था, जिसकी प्रतिभा मूल रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। साधना के इस स्तर पर वह जियामा साम्राज्य विशेषज्ञ कहलाने के योग्य भी था, और जियाओ मिंग के बाद जियाओ परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया था। यह उल्लेखनीय है कि जियाओ शान का कद इन कुछ वर्षों में और अधिक अपमानजनक होता जा रहा था, और उसकी तुलना स्नो स्काई डेमन ऐप से की जा सकती थी जो मानव रूप में बदल गया था। जियाओ मिंग, जो हाल के वर्षों में बहुत बड़ा हो गया था, वास्तव में उसके सामने थोड़ा छोटा लग रहा था। पहले तो जियाओ मिंग ने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जियाओ शान मूल रूप से इतना लंबा होने में सक्षम था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह जियाओ शान की उच्च स्तरीय क्यूई विधि जुबान का प्रभाव था, जो उसे शुरुआत में जियाओ मिंग द्वारा दी गई थी। जियाओ मिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि इस क्यूई विधि का ये प्रभाव होगा। जियाओ शान और जियाओ मिंग ने कई साल एक साथ बिताए थे और एक ही कबीले से थे। इसके अलावा वह अपेक्षाकृत सरल और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस समय प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। जियाओ मिंग को जवाब देने के बाद की कोई समस्या नहीं है, उसने अपनी जिज्ञासु निगाहें जू तियान की ओर घुमाईं। चचेरा भाई, ये कौन है? उसका नाम जू तियान है, वह डुकिंग क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और इस बार हमारे साथ जियामा साम्राज्य में वापस आएगा।
जियामा साम्राज्य में वापस लौटना कुछ ऐसा था जिसकी योजना जियाओ मिंग ने बहुत पहले ही बना ली थी। अब जब वह जियानान अकादमी में था तो उसकी साधना की गति पहले जैसी तेज नहीं थी। साथ ही डू किंग का डू सम्राट तक पहुंचना एक और बड़ी बाधा थी। इसलिए उसने सफलता पाने के लिए नेदर पॉइजन फ्लेम के साथ साथ ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का उपयोग करने की योजना बनाई। इसके अलावा वह नालन परिवार में जाकर अपने गुरु एल्दहुओ के लिए 7 ग्राम ग्रीन स्पिरिट लार का आदान प्रदान भी करना चाहता था। इससे उसे छठे स्तर के कीमियागर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जी यान, जो किनारे पर खड़ी थी, ने मूल रूप से जियाओ मिंग के जाने के बारे में सुना था जब वह एल्दसू से बात कर रहा था, और अब जब उसने उसे और जियाओ शान को फिर से उसके जाने के बारे में बात करते हुए सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाए। जियाओ मिंग, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जी यान लंबे समय से इन अकेडमी को छोड़कर रोमांचकारी यात्रा पर जाने का कारण ढूंढना चाहती थी, लेकिन प्रथम एल्दसू कियान ने उसे जाने से मना कर दिया था। अब जब जियाओ मिंग जा रहा था तो यह एक अच्छा अवसर था और उसे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा जियाओ मिंग के जाने के बाद उसके खाने के लिए गोलियां परिष्कृत करने वाला कोई नहीं होगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। वह उन गंदी जड़ी बूटियों को खाना जारी नहीं रखना चाहती थी। जी यान के अनुरोध के बारे में जियाओ मिंग को पहले से ही इसकी उम्मीद थी और उसने बस सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, लेकिन जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और इधर उधर नहीं भागना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जियाओ मिंग जी यान को अच्छी तरह से जानता है। वह एक ऐसी शख्सियत थी जो शांत नहीं बैठ सकती थी। इसके अलावा उसकी खुद की ताकत काफ़ी अच्छी थी और वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। वह अक्सर इधर उधर भागती रहती थी, इसलिए उसे उस पर शर्तें रखनी पड़ी, अन्यथा वह बहुत परेशानी खड़ी कर सकती थी। समझ गया, तो मैं अभी फर्स्ट एल्डर से बात करूंगा। ये देखकर कि जियाओ मिंग उसे वापस ले जाने के लिए सहमत हो गई, जी यान के चेहरे पर एक प्रसन्नता दिखाई दी और वह तुरंत बाहर निकल गई। सीनियर जी यान अभी भी बहुत ऊर्जावान है। जी यान के गायब होने की जगह को देखते हुए जियाओ शान ने आह भरते हुए कहा। इन कुछ वर्षों के दौरान वह स्वाभाविक रूप से जी यान से मिला। जब वह पहली बार जी यान से मिला तो उसने सोचा कि जी यान किसी बुजुर्ग की पोती है, और जब जियाओ मिंग ने उससे कहा कि जी यान उससे भी ज्यादा ताकतवर है और उसे नाराज न करने के लिए सावधान रहना चाहिए, तब भी वह थोड़ा अविश्वासी था, ये सोचकर कि जियाओ मिंग मजाक कर रही थी। जियाओ मिंग कौन है? वह जियानान अकादमी का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये लड़की उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? कौन इस पर विश्वास करेगा? खैर, उसने नहीं किया। ये तब तक नहीं था जब तक उसने जी यान को एक शक्तिशाली चोटी डू स्पिरिट को थप्पड़ मारते नहीं देखा जो मजबूत रैंकिंग में थी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी जियाओ शान को एहसास हुआ कि जियाओ मिंग ने जो कहा था वह सच था, कि वह मजाक नहीं कर रहा था, और यह कि इस लड़की की ताकत वास्तव में भयानक थी। जब से उसने देखा था कि जी यान कितनी भयंकर है, जियाओ शान हमेशा जी यान का सम्मान करता था और बहुत ज्यादा संपर्क करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे मार पड़ने और कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर पड़े रहने का डर था। अध्याय 85, प्रथम एल्डर सुकियान। जियान हमेशा ऐसी नहीं होती, लेकिन उसका दिल एक बच्चे जैसा है। चलो, दरवाजे पर खड़े मत रहो, अंदर आओ और बातें करते हैं। जियाओ मिंग ने जियाओ शान की बातों पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर दरवाज़ा धक्का दिया और छोटे से आंगन में प्रवेश किया। जूतियान ने जियाओ शान को अभिवादन में सिर हिलाया और वे दोनों जियाओ मिंग के पीछे छोटे से आंगन में चले गए। छोटे से आंगन के बाहरी क्षेत्र को पार करते हुए जियाओ मिंग सीधे बैठक कक्ष में प्रवेश कर गया। जियाओ शान और जूतियान, जो उसके पीछे थे, को मेज के पास बैठने दिया। उसने अपने भंडारण रिंग से फायर क्लाउड चाय निकाली और उन तीनों में से प्रत्येक के लिए एक कप तैयार किया। थोड़ी चाय लो मम्मा। चचेरे भाई, तुम्हारी यह फायर क्लाउड चाय हमेशा की तरह अच्छी है। चाय की चुस्की लेने के बाद जियाओ शान ने प्रशंसा की। जूतियान, जो उसके बगल में था, ने सूंघते हुए और जियाओ शान के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सिर हिलाने से पहले एक घूंट लिया। हालांकि उसने पहले कभी चाय नहीं पी थी और उसका ज्यादा मूल्यांकन नहीं कर सकता था, लेकिन वह बता सकता था कि यह अच्छी है या नहीं, और इस चाय का स्वाद वाकई अच्छा था और उसे बहुत पसंद आया। हे, अगर यह अच्छी नहीं होती तो मैं इसे बाहर नहीं लाता। मेरे पास इस चाय का ज्यादा स्टॉक नहीं है। मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग ने भी चाय का एक घूंट लिया। अपनी चाय खत्म करने के बाद जियाओ मिंग ने जियाओ शान से पूछा, जो उसके बगल में था, इस बार हम जियामा साम्राज्य में वापस आएंगे और मैंने तुमसे कहा था, चचेरे भाई, बाहरी अकादमी में 2 कबीले के सदस्यों से पूछो कि क्या वे हमारे साथ वापस आना चाहते हैं। ये कैसे हुआ? पिछले 6 वर्षों में जियाओ परिवार से 2 और लोग जियानान अकादमी में प्रवेश कर चुके थे, जिससे जियाओ मिंग बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। जियाओ परिवार में अभी भी सामान्य मस्तिष्क सर्किट वाले लोग थे। इन 2 लोगों के लिए जियाओ मिंग ने भी कुछ मदद की, ठीक वैसे ही जैसे उसने जियाओ शान के साथ की थी। इस बार जब वह जियामा साम्राज्य वापस जा रहा था तो उसके दिमाग में ये 2 लोग भी थे।
जियानान अकादमी और जियामा साम्राज्य के बीच का रास्ता बहुत लंबा था और जियानान अकादमी में आने के बाद वापस जाना सुविधाजनक नहीं था और इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बार वह वापस जा रहा था, इसलिए उसने जियाओ शान से दोनों लोगों की राय पूछने को कहा। जियाओ मिंग द्वारा मुख्य मामले के बारे में पूछे जाने पर जियाओ शान ने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रख दिया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, कल मैं इस बारे में पूछने के लिए बाहर गया था और जियाओ यू और जियाओ हू दोनों बहुत इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि वे एक साथ वापस जाना चाहते हैं और अपने अभिभावक के साथ पारिवारिक अवकाश के लिए आवेदन करेंगे। मैंने उन्हें प्रस्थान के समय के बारे में भी बताया, जब हम आउटर अकादमी से गुजरेंगे तो हम उन्हें सीधे फ्लाइट स्टेशन पर ले जा सकते हैं। इन शब्दों पर जियाओ मिंग ने सिर हिलाया और अचानक उत्सुकता से पूछा, मुझे बताओ उन दोनों का क्षेत्र कौन सा है। इन अकादमी में होने के कारण जियाओ मिंग शायद ही कभी बाहर जाता था और जब कोई बात आती थी तो जियाओ शान को यात्रा करने देता था, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। जियाओ हू 3 साल से जियानान अकादमी में है और उसका दायरा 6 सितारा डू मास्टर पर है, इसलिए मुझे लगता है कि वह अगली बार इन अकादमी में प्रवेश कर पाएगा। जियाओ यू ने बाद में जियानान अकादमी में प्रवेश किया और उसका दायरा थोड़ा नीचे 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर पर है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह अधिक प्रतिभाशाली है। जियाओ शान हंसा। जियाओ शान अभी भी एक ही कबीले के इन 2 सदस्यों, विशेष रूप से जियाओ यू से काफ़ी संतुष्ट था। उसे 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंचने में 2 साल लग गए थे, लेकिन जियाओ यू 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय में 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच गई थी और थोड़े प्रयास से वह इस साल डू मास्टर तक पहुंच सकती है। वह इतनी तेज़ी से दायरे को तोड़ने में सक्षम थी, भले ही जियाओ मिंग ने उसकी मदद की हो, लेकिन जियाओ मिंग ने शुरू से ही उसकी मदद की थी, क्योंकि जब से वे एक साथ अकादमी में आए हैं जियाओ मिंग ने स्पष्ट रूप से उसकी अधिक मदद की थी। कोई भी इसे कैसे भी देखे, यह जियाओ यू ही थी जो अधिक प्रतिभाशाली थी। चचेरी बहन शियाओ यू, वास्तव में उसके पास कोई बुरी प्रतिभा नहीं है। शियाओ यू के लिए शियाओ मिंग भी उसे शियाओ शान से पहले से जानता था। उस समय जब उसकी प्रतिभा उजागर नहीं हुई थी, शियाओ परिवार के अनाथ क्षेत्र से बाहर जाने से पहले बच्चों की बड़ी संख्या और शोर के कारण वह शियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ पर जाकर खेती करना पसंद करता था। अपनी खेती के बाद उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद था वह था गर्म झरनों में नहाना। तभी जियो यू की उससे मुलाकात हुई। बेशक गलत मत समझिए, जियो मिंग ने जियो यू के साथ गर्म पानी के झरने में स्नान नहीं किया, नहीं उसके गर्म पानी के झरने में गलती से नहाने जैसी कोई घटना घटी। जियो परिवार के पीछे के गर्म पानी के झरने बहुत पहले खोजे जा चुके थे और महिलाओं के पुरुषों के नहाने के स्थान में गलती से घुसने जैसी घटना को रोकने के लिए जियो परिवार ने बहुत पहले ही इस क्षेत्र को विभाजित कर दिया था। ये निर्धारित किया गया था कि क्षेत्र का कौन सा हिस्सा पुरुषों के लिए था और कौन सा हिस्सा महिलाओं के लिए। जिस क्षेत्र में जियो मिंग स्नान करता था वह स्वाभाविक रूप से पुरुषों के हिस्से का था और वह कभी भी उसके महिला हिस्से में नहीं गया था। जियो मिंग जियो यू को इसलिए जानता था क्योंकि जियो यू को भी कभी कभी देर रात में नहाना पसंद था। पहाड़ के पीछे से जियो के घर तक कुछ ही रास्ते थे और समय समय पर वे दोनों मिलते थे। चूंकि वे एक ही सड़क पर थे, इसलिए उन्होंने कुछ बार बातचीत की। उस समय जियाओ मिंग ने देखा कि जियाओ यू आमतौर पर अकेले ही गर्म पानी के झरने पर जाती थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने उसे सलाह दी कि जब वह गर्म पानी के झरने पर जाए तो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाए ताकि एस्कॉर्ट को चारों ओर देखने का मौका मिले। उस समय जियाओ यू ने भी उससे पूछा कि उसने उसे और लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कहा, और जियाओ मिंग ने सीधे जवाब दिया कि पहाड़ के पीछे सांप हैं जो लोगों को काट सकते हैं। इसके बाद जब जियाओ मिंग पहाड़ के पीछे के रास्ते पर जियाओ यू से मिला तो उसने पाया कि उसके बगल में नौकरानी के रूप में तैयार एक अतिरिक्त व्यक्ति था। जियाओ यू के बारे में सोचते हुए और फिर जियाओ परिवार की वर्तमान ताकत के बारे में सोचते हुए जियाओ मिंग ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, अगर वह इस साल डू मास्टर तक पहुंच सकती है तो मैं उसे 3 धारीदार हरी आध्यात्मिक गोली दूंगा, और अगर वह औषधीय शक्ति का विरोध कर सकती है तो उसे अगले साल इन अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। जियाओ मिंग के पास अभी भी कुछ 3 धारीदार हरी आध्यात्मिक गोलियां स्टॉक में थीं, जिनमें से कुछ उसने सिम्युलेटर से प्राप्त की थीं। अन्य लोगों से थे जिन्होंने उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहा था और उसने उन्हें परिष्कृत करने के लिए बची हुई जड़ी बूटियों का उपयोग किया था। ये गोलियां अब उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं थीं, उन्हें सोने के सिक्कों के लिए बेचने के अलावा, जो उसके पास आखिरी चीज़ थी, इसलिए उन्हें बाहर निकालने में कोई बुराई नहीं थी। फिर मुझे अच्छी तरह से खेती करने और गोली पाने की कोशिश करने के लिए उससे बात करनी होगी। जियाओ शान जियाओ मिंग के फैसले से हैरान नहीं था। उसने वर्षों से जियाओ मिंग द्वारा जियाओ परिवार के लिए दिए गए सभी समर्थन को देखा था, और यह कहा जा सकता है कि जियाओ मिंग ने वर्षों से उन्हें जो चीज़ें दी थीं वे कई जियाओ परिवारों को खरीद सकती थीं। जियाओ मिंग परिवार का इतना समर्थन करता था और अपने कबीले के सदस्यों के प्रति प्रतिभा के अहंकार का जरा भी संकेत नहीं था, जिसके कारण जियाओ शान हमेशा जियाओ मिंग को देखता था।
हालांकि जियाओमिंग उससे 10 साल छोटा था और अभी भी नाबालिग था, उसने हमेशा उसके साथ सम्मान से पेश आया और उसके उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश की। प्रतिभा की बात करते हुए जियाओ शान को किसी तरह जियाओ यान का ख्याल आया, केवल ये देखने के लिए कि वह आह भरता है और कहता है, जियाओ यू की प्रतिभा निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन वह अभी भी जियाओ यान के लिए कोई मुकाबला नहीं है, सिवाय इसके कि जियाओ यान आह, यह अफसोस की बात है। जियाओ यान जियाओमिंग के बाद जियाओ परिवार का दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति था और हालांकि जियाओ शान का उससे ज्यादा संपर्क नहीं था, उसने उस पर कुछ ध्यान दिया, लेकिन अब जब उसका दायरा पीछे हट गया था तो वह जियाओ परिवार का नंबर 1 बेकार व्यक्ति बन गया था। जियाओ यान की प्रतिभा पीछे हटने पर जियाओ जान ने जियाओ मिंग को एक पत्र ले जाने के लिए जियाओ शान पर भी भरोसा किया था। इसके बाद जो हुआ वह ये था कि जियाओ मिंग ने उसे समस्या को हल करने के लिए चौथे स्तर के कीमियागर को देने के लिए चौथे स्तर की गोली का नुस्खा दिया। गोली का नुस्खा भी उसके हाथों से जियाओ परिवार को दिया गया। परिणाम संतोषजनक नहीं था। चौथे स्तर की गोली का नुस्खा व्यर्थ चला गया, क्योंकि गोली के नुस्खे केवल चौथे स्तर के कीमियागर या उससे ऊपर के स्तर के ही व्यक्ति द्वारा निर्मित किए जा सकते थे, तथा एक साधारण चौथे स्तर के कीमियागर को नुस्खे की प्रतिलिपि बनाने में वर्षों लग जाते, इसलिए चौथे स्तर की गोली के नुस्खे हास्यास्पद रूप से महंगे थे। इस तरह की मूल्यवान वस्तु बेकार चली गई, जिससे स्वाभाविक रूप से दूसरों में असंतोष पैदा हुआ। अंत में जियो जान को अन्य बुजुर्गों ने डांटा। जियो यान, जियो मिंग ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, चौथी श्रेणी की गोली का नुस्खा बेकार था, ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी। याओ लाओ एक डू वेनेरेट आत्मा है, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जियामा साम्राज्य के चौथे श्रेणी के कीमियागर द्वारा पाया जा सके। उसने अपना सिर हिलाया और सीधे इस विषय को छोड़ दिया। जियो मिंग ने फिर जियो शान के साथ अन्य मामलों के बारे में बातचीत की। एक तरफ जू तियान चुपचाप चाय पी रही थी, थोड़ी आरक्षित दिख रही थी। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद ही जी यान, जो चली गई थी, वापस लौटी और उसके बगल में प्रथम एल्डर सुकियान आई। प्रथम एल्डर सुकियान ने एक काला लबादा पहना था, सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल थे और उसकी आंखें साफ, ठंडी और उदासीन थीं। जियाओ मिंग को देखते ही उसने सबसे पहले यही कहा, क्या तुम जियामा साम्राज्य में लौटने के लिए इन अकेडमी छोड़ रहे हो? अध्याय 86, आउटर अकेडमी में जाना। जियाओ यू, ये सही है। प्रथम एल्डर सुकियान को चाय का कप बनाने के लिए आमंत्रित करने के बाद जियाओ मिंग ने धीरे से कहा, मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कबीले को छोड़े हुए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब वापस जाकर देखने का समय आ गया है। मैंने शाम को आपसे मिलने आने की योजना बनाई थी ताकि आपको इस बारे में बता सकूं। कप लेकर धीरे धीरे घूंट भरने के बाद प्रथम एल्डर सुकियान ने अपनी ठुड्डी को छुआ। 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आप वापस जाकर देखें। जी यान ने कहा कि वह तुम्हारे साथ वापस जाना चाहती है। उसने कहा कि तुमने पहले ही स्वीकार कर लिया है, क्या ये सही है? हाँ, मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं उस पर अच्छी नज़र रखूंगा। मुझे आश्चर्य है कि प्रथम एल्डर क्या सोचते हैं। उसके बगल में जी यान ने जियाओ मिंग को ये पूछते हुए सुना और जल्दी से सुकियान की ओर उम्मीद से देखा। सुकियान मुस्कुराई, जियान के छोटे से सिर को थपथपाया और हंसी, मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद है, मैं इससे सहमत हूँ। वास्तव में जियान के लिए हर समय इन अकादमी में रहना अच्छा नहीं है। ही सुकियान की सहमति सुनकर जियान खिलखिलाकर हंसी और जब उसने देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है तो उसने जल्दी से सीधा चेहरा बनाया और दिखावा किया कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम सच में बाहर जाने के लिए इतने उत्सुक हो? जियान की हरकतों को देखकर सुकियान हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उसने अपना सिर जियाओ मिंग की ओर घुमाया और पूछा, क्या समय पहले ही हो चुका है सेट? कल? इतनी जल्दी? क्या तुमने ओल्ड हुओ से बात की है? सुकियान थोड़ा हैरान हुआ। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है, मैं कल जब आउटर अकेडमी जाऊंगा तो उसे बता दूंगा। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। वह कुछ दिनों से अपने मालिक के घर नहीं गया था। उसके मालिक को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था। ये देखकर कि जियाओ मिंग ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी, सुकियान का कुछ और कहने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस सहमति में गुनगुनाया। फिर उसने फिर से पूछा, जियामा साम्राज्य तक वापस जाने का रास्ता बहुत लंबा है, क्या आपको इन अकेडमी से उड़ने वाले जादुई जानवर को उधार लेने की ज़रूरत है? उड़ने वाले जादुई जानवरों के बारे में बात करते समय सुकियान की आंखें एक पल के लिए जूतियान को देखती रहीं। जब प्रथम एल्डर ने उसे इस तरह देखा तो जूतियान डरकर थोड़ा पीछे हट गया। उसकी धारणा में उसके सामने वाले एल्डर की ताकत अथाह थी और उसे डर था कि उसके पास 7वें दर्जे के जादुई जानवर की ताकत है। जूतियान की हरकत देखकर प्रथम एल्डर को अपने दिल में थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस स्नो स्काई डेमन ऐप की समझ अभी भी काफ़ी तेज थी। मैं आपसे यह बात कहने ही वाला था प्रथम एल्डर, जियामा साम्राज्य की वापसी की यात्रा बहुत लंबी है। मेरे पास अभी भी आउटर अकादमी में 2 कबीले के साथी हैं जो इस बार मेरे साथ लौटेंगे, इसलिए मैं अकादमी के ग्रिफिन बीस्ट को कुछ समय के लिए उधार लेना चाहूँगा। ठीक है, जब आप कल निकलेंगे तो आप फ्लाइट स्टेशन पर लोगों से बात कर सकते हैं।
सू कियान, जिसने मूल रूप से जियाओ मिंग को एक उड़ने वाला जादुई जानवर देने की योजना बनाई थी, ने सिर हिलाया। औपचारिक बातचीत के बाद आगे कहने के लिए और कुछ नहीं था, और थोड़ी देर चाय पीने के बाद प्रथम एल्डर सू कियान वहां से चले गए। जियाओ शान भी क्रमिक रूप से वहां से चले गए। जी यान, जिसने जियाओ मिंग के यहाँ आने पर एक कमरे में कब्जा कर लिया था, ये तर्क देते हुए कि वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किसी भी समय उसके पास आ सकती है, वहां से नहीं गई। मीटिंग रूम में चुप जू तियान को देखने के बाद जियाओ मिंग ने अपने बगल में खाली कमरे की ओर इशारा किया। तुम आज रात वहीं रहोगी, वहां बिस्तर है, बाद में खुद को साफ कर लेना। फिर वह जी यान की ओर मुड़ा, जिसने न जाने कब कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क वाली जेड बोतल निकाल ली थी और उसे अपने मुंह में डाल रही थी। कम पियो, अगर तुम ज्यादा पी लोगी तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा अगर तुम कल उठ नहीं पाए। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और जादुई जानवरों के लिए ज्यादा पीना एक व्यक्ति के नशे में होने और पचाने के लिए सोने जैसा था। तो मैं इसे नहीं पीऊंगी, मैं इसे बाद में पीऊंगी। जियाओ मिंग को ये कहते हुए सुनकर जियान ने अपने होठों को चटकाया और प्रलोभन का दृढ़ता से विरोध करते हुए कहा। जियान की कोमल अभिव्यक्ति को हताश होकर रोकते हुए जियाओ मिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उसके सिर को सहलाया। अच्छी तरह से आराम करो, हम कल जल्दी निकलेंगे। ... अगले दिन जियाओ मिंग जल्दी उठ गया। सुबह की कसरत के बाद जियाओ मिंग जू तियान के कमरे में गया और दरवाज़ा खटखटाया। उठो। कमरे का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और एक बर्फ सफ़ेद दयाल दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि जू तियान थी, जिसने आज एक उचित सूट पहना था जो कि जियाओ शान का था, क्योंकि दोनों आकृतियों में ज्यादा अंतर नहीं था। जू तियान को जाते देख जियाओ मिंग पलटा और जी यान के कमरे में गया और फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार जियाओ मिंग को कोई जवाब नहीं मिला और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जियाओ मिंग ने अधीरता से कमरे का दरवाज़ा धक्का दिया। कमरे का लेआउट उसके अपने जैसा ही था, साधारण लकड़ी के फर्नीचर के साथ, बिना किसी सजावट के। कमरे के अंदर एक लकड़ी का बिस्तर रखा हुआ था और जब जियाओ मिंग बिस्तर के पास पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसके सिर में काली रेखाएं भर गईं। उसने जी यान को देखा, जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी, बिस्तर पर टेढ़ी मेढ़ी लेटी हुई थी, रजाई से सिर्फ उसके पिंडलियां ढंकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था और उसके हाथ में जेड की एक छोटी बोतल थी। जियाओ मिंग को जेड की बोतल पता थी, उसमें कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क था। जियाओ मिंग ने जेड की बोतल ली और उसे उल्टा करके हिलाया, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा। जाहिर है, एक भी बूंद नहीं बची थी। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जवाब में जियाओ मिंग ने केवल आह भरी। स्वाभाविक रूप से ये बिना कहे ही स्पष्ट था कि कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क जादुई जानवरों के लिए एक बड़ा प्रलोभन था। अकेले जी यान की बात ही छोड़ दे, जो एक बाध्यकारी पेटू भी था। जब ये स्थिति हुई तो आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं थी। अच्छा हुआ कि जी यान ने बिस्तर पर जाने से पहले इसे पी लिया था और अपने कपड़े नहीं बदले थे, वरना उसके पास उसे यहाँ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जी यान को कमर से पकड़कर उठाने के बाद जियाओ मिंग कमरे से बाहर चला गया। इस प्रक्रिया के दौरान जियान ने बहुत संघर्ष नहीं किया, लेकिन उसकी नाक हिलने के बाद उसने जियाओ मिंग की बाहों पर अपना सिर टिका दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कि वह थोड़ा और आराम से सो रही हो। लिविंग रूम में जियाओ शान भी आ चुकी थी और जू तियान के साथ एक कुर्सी पर बैठी इंतजार कर रही थी। उन दोनों ने जी यान की शक्ल देखी और उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसे क्या हुआ? उसने सारा कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क पी लिया, इसलिए वह 80% समय दोपहर तक नहीं उठेगी, जियाओ मिंग ने समझाया। इन शब्दों पर जू तियान ने एहसास की एक झलक दिखाई। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क, अगर ऐसा था तो आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार इसमें जो ऊर्जा थी वह अपार थी। हालांकि इतने कम समय में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की ऊर्जा को पचाने में सक्षम होने के कारण उसे डर था कि इस लड़की का वंश असाधारण था, इसलिए भविष्य में उसे नाराज न करना ही बेहतर था। जू तियान के विचार जियाओ मिंग के लिए अपरिचित थे और जब उसने देखा कि सभी आ गए हैं तो उसने पूछा, क्या आपका सारा सामान जाने के लिए पैक हो गया है? सब कुछ तैयार है, मुख्य रूप से जियाओ शान ने ही उत्तर दिया। जू तियान कल ही इंसान बनी थी, यहाँ तक कि कपड़े भी उन्होंने ही दिए थे, और कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क जिसे उसने संभाल कर रखा था वह भी चला गया। ये कहा जा सकता है कि वह इससे ज्यादा गरीब नहीं हो सकता था। देखते हुए जू तियान की खराब शक्ल देखकर जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, एक स्टोरेज रिंग निकाली और उसे उस पर फेंक दिया। फिर उसने जी यान पर हमला किया और चला गया। ये देखकर दोनों ने तेजी से उसका पीछा किया। जियाओ मिंग के पीछे खूबसूरत लाल पंख दिखाई दिए। जू तियान, मेरे चचेरे भाई को अपने साथ ले जाओ और मेरे पीछे आओ। ये शब्द कहने के बाद वह बैरियर की ओर उड़ गया। जू तियान के पीछे बर्फ सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी भी दिखाई दी और उसने जियाओ शान को पकड़ लिया जो उसके बगल में था और बाद में जियाओ मिंग का पीछा किया। बैरियर एल्डर से ग्रिफिन बीस्ट प्राप्त करने के बाद जियाओ मिंग और अन्य लोग आउटर अकेडमी पहुंचने से पहले इस जादुई उड़ने वाले जानवर पर 1 घंटे से अधिक समय तक उड़ते रहे। जियानान सिटी फ्लाइंग स्टेशन का प्रवेश द्वार।
अरे चचेरे भाई जियाओ शान, हम यहाँ हैं। जो चिल्ला रही थी वह जियानान अकादमी की पोशाक पहने एक सुंदर महिला थी। सुंदर महिला अपनी कमर पर एक लंबी तलवार से सुसज्जित थी। उसका शरीर काफी लंबा था और जो चीज उसके बारे में सबसे अधिक खड़ी थी वह थी उसकी लंबी और सुंदर टांगें। उसके बगल में एक दुबला पतला युवक था, वह भी वर्दी में था। उस समय युवती के चिल्लाने के तरीके ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और जियाओ शान भी चिल्लाने से आकर्षित हुआ। ये देखकर कि यह उसके अपने कबीले का सदस्य था, जियाओ शान आगे बढ़ा और जल्दी से उनकी ओर आया। चचेरा भाई जियाओ यू, चचेरा भाई जियाओ हू। चूंकि वे कल ही मिले थे इसलिए उन तीनों ने ज्यादा बातें नहीं की और थोड़ी बातचीत के बाद जियाओ यू ने उत्सुकता से जियाओ शान के पीछे देखा। चचेरा भाई जियाओ शान, चचेरा भाई जियाओ मिंग कहाँ है? वह कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह हमारे साथ वापस आ रहा है? अध्याय 87, प्रस्थान, जियामा साम्राज्य। ये सुनकर जियाओ हू, जो जियाओ यू के बगल में था, ने भी जियाओ शान को उत्सुकता से देखा। वह हमेशा जियाओ मिंग के बारे में उत्सुक रहता था, जो जियाओ परिवार में रहने के दौरान शायद ही कभी दूसरों से घुलता मिलता था। इतने सालों तक जियाओ परिवार को छोड़ने के बाद पूरे जियाओ परिवार में एकमात्र व्यक्ति जो उसे सबसे अच्छी तरह से जानता था वह जियाओ शान था, जो उसके साथ जियानान अकादमी में शामिल हो गया था। वह जियाओ मिंग से पहले केवल 2 बार ही मिला था और इसे हल्के में कहें तो वास्तव में उसे जियाओ मिंग को देखे हुए काफी समय हो गया था। चचेरा भाई जियाओ मिंग, वह अपने मालिक को अलविदा कहने गया है, चलो उड़ते जादुई जानवर में उसका इंतजार करते हैं, जियाओ शान ने समझाया। जब उड़ने वाला जादुई जानवर जियानान शहर में पहुंचने वाला था तो जियाओ मिंग अकेले ही उड़ने वाले जादुई जानवर से दूर चला गया और अपने मालिक के निवास की ओर चल पड़ा। आखिरकार दूसरों को उठाने का मामला अकेले जियो शान द्वारा ही संभाला जा सकता था, उन दोनों को एक साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जियो शान की व्याख्या सुनकर जियो यू और जियो हू ने हैरानी में अपना सिर हिलाया। वे जानते थे कि जियो मिंग का जियानान अकादमी में एक मास्टर था, लेकिन वे ठीक से नहीं जानते थे कि वह कौन सा शिक्षक था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में सक्रिय रूप से पूछताछ नहीं की थी। ठीक है, यहाँ रुको मत, जल्दी करो और चलो। जियो शान ने 2 कदम चलने के बाद पलटकर देखा और पाया कि जियो यू और जियो हू दोनों अभी भी उसी जगह पर अटके हुए थे, इसलिए वह आग्रह करने से खुद को रोक नहीं सका। चलो चलें। डॉट 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 डॉट। बड़े हुओं के निवास में बहुत कुछ नहीं बदला था, यह अभी भी पूरी तरह से बांस से बना वही छोटा सा आंगन था। अपने सामने छोटे से शांत आंगन को देखते हुए जियाओ मिंग ने आंगन का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर चला। जैसे ही वह उसे खोलने वाला था, कमरे का दरवाज़ा खुल गया और उसकी आंखों में एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। जियाओ मिंग। जियाओ मिंग ने हैरान युवती को देखा और मुस्कुराया, बहुत दिनों से तुमसे नहीं मिला हूँ जिया, तुम यहाँ गुरु के साथ क्यों हो? जब जियाओ मिंग अपने गुरु एल्डर हुओ को ढूंढ रहा था तो कभी कभी वह हू जिया को भी ढूंढता था, इसलिए पिछले कुछ सालों में उन दोनों के बीच ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा। मेरे दादाजी ने मुझे दादाजी हुओ को कुछ देने के लिए कहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगे। वैसे तुम्हें मुझसे मिलने आए हुए कुछ महीने हो गए हैं। हू जिया ने अपने बालों को पीछे की ओर झटकते हुए मुंह बनाया। बीच के 6 सालों में हू जिया का शरीर धीरे धीरे बड़ा हो गया था और 14 साल की उम्र में और अपने चरम पर इस कदम का एक अलग स्वाद था। माफ करें, मैं काफी व्यस्त रहा हूँ। जियाओ मिंग ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, डूकिंग क्षेत्र में साधना में अधिक समय लगता है। बाकी सब बातों को अलग रखते हुए वह अपने मालिक के घर भी अक्सर नहीं गया था। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो, तुमने मुझे तुम्हें विशेष रूप से खोजने के प्रयास से बचाया। अच्छा, क्या हुआ? हू जिया की आंखें थोड़ी उलझन में दिखीं। मैं जियामा साम्राज्य में वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर हू जिया का माथा सिकुड़ गया, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गई और उसने धीरे से पूछा, तुम आज जा रहे हो? हाँ, मैं इस बार अपने मालिक को अलविदा कहने आया हूँ। तुम कब वापस आ रहे हो? 1 साल जितना छोटा और 2 या 3 साल जितना लंबा, मुझे ठीक से पता नहीं है। जियाओ मिंग ने धीरे से कहा, हालांकि उसके दिल में एक सामान्य उम्मीद थी, लेकिन जीवन सिम्युलेटर के साथ वह जानता था कि चाहे वह कुछ चीज़ों की कितनी भी अच्छी तरह से योजना क्यों न बनाए, कुछ चूकें होंगी, जैसा कि सिम्युलेटर के सिम्युलेटेड जीवन से पता चलता है, जिसमें हमेशा कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद हू जिया की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास और थोड़ी आत्महीन थी। पहले तो मैंने सोचा, मैंने तुम्हें इन अकेडमी में मेरा इंतजार करने के लिए भी कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही तुम पहले ही स्नातक हो चुके हो, जबकि मैं अभी भी डू प्रैक्टिशनर दायरे में हूँ। ये जियाओ मिंग को नहीं पता था कि इस टिप्पणी को कैसे लिया जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हू जिया ने खुद पर हंसा और फिर कहा, जियामा साम्राज्य जियानान अकादमी की तरह नहीं है। अगर कुछ हुआ तो अकादमी से तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तुम्हें सावधान रहना चाहिए।
अगर अभी यहाँ जियानान अकादमी के छात्र होते तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित होते कि जियानान अकादमी की प्रसिद्ध छोटी चुड़ैल एक सहपाठी की इतनी परवाह करती है। ये जानना चाहिए कि जैसे जैसे जिया बड़ी हुई वैसे वैसे बहुत से लोग उसके साथ छेड़खानी करने लगे थे, क्योंकि वे जियानान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक की पोती के रूप में उसकी स्थिति को महत्व देते थे और उसकी स्थिति को बनाए रखने की मानसिकता रखते थे। लेकिन उसने कभी किसी के सामने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए अब ये दृश्य पिछले दृश्य के बिल्कुल विपरीत स्वाभाविक रूप से लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। मैं समझता हूँ, बाहर खतरा है, मैं सावधानी से काम लूंगा। जियाओ मिंग हल्के से हंसा। यह अच्छा है कि तुम समझ गए, हुजिया ने बड़बड़ाते हुए कहा और रास्ते से हट गया। मैं अब तुम्हें और देर नहीं करूंगा, दादाजी हुओ को ढूंढो, मुझे अभी भी अपने दादाजी के पास वापस जाना है ताकि उन्हें बता सकूं कि मैंने उनकी मांग पूरी कर दी है। ये कहने के बाद हुजिया जियाओमिंग के पास से होते हुए दूर चला गया। हुजिया की पीठ को देखते हुए जियाओमिंग एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर घुमाया और घर में प्रवेश किया। तुम वापस आ गए। घर के अंदर एल्डर हुओ अभी भी पहले जैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। वह वर्तमान में एक आराम कुर्सी पर बैठा था और उसकी आंखें जियाओमिंग पर टिकी थी जो अभी अभी अंदर आई थी। मैंने अभी अभी उस हुजिया लड़की के साथ तुम्हारी पूरी बातचीत सुनी। खुद को सुरक्षित रखना, याद रखना कि जियाओमिंग अपने परिवार के पास वापस आ जाएगा। एल्डर हुओ को इसकी उम्मीद थी। ये कहा जा सकता है कि जियाओमिंग के वापस लौटने का फैसला करने से पहले वह 8 साल से अधिक समय तक दूर रहा था, जो पहले से ही उसकी उम्मीदों से परे था। लेकिन ये समझ में आता था जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसे इस बात पर कोई अधिकार नहीं था कि जियाओमिंग वापस लौटना चाहता था या नहीं। आखिरकार युवा लोगों को हमेशा अपने रास्ते पर चले जाना होता है, अपने परिवार के पास वापस लौटना तो दूर की बात है। और उसने अपने अनमोल शिष्य को वह सब कुछ सिखाया था जो वह वर्षों से जानता था। उनका शिष्य भी असाधारण रूप से योग्य था और उनसे आगे निकलने में सक्षम था, इसलिए अब वे उसे केवल सुरक्षित रहने की सलाह दे सकते थे। जियाओमिंग ने चुपचाप सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह ध्यान देगा, और फिर अपने स्टोरेज रिंग से जैड की एक और बोतल निकाली। मास्टर, यह एक ज़ोंग ब्रेकिंग पिल है, आपके शिष्य की ओर से प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक। जियाओमिंग के हाथ में जैड की बोतल देखकर एल्डर फायर ने आश्चर्य से देखा। ज़ोंग ब्रेकिंग पिल, आपने इन कुछ महीनों में अपने कीमिया कौशल में तेजी से प्रगति की है। आप पहले से ही इस कठिनाई की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। वास्तव में जियाओमिंग ने ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत नहीं किया। उसके हाथ में जो ज़ोंग ब्रेकिंग पिल थी वह वास्तव में उसने सिम्युलेटर से प्राप्त की थी, लेकिन अपने गुरु की उत्तेजना पर उसने मुस्कुराया और बिना कुछ बताए जैड की बोतल उसे सौंप दी। चूंकि यह प्रशंसा का प्रतीक है, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। अपने शिष्य को देखते हुए एल्डर हुओ ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया, क्योंकि जियाओमिंग पहले से ही ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत कर सकता था, इसलिए उसे अपने शिष्य की इच्छाओं को अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गोली मिलने के बाद एल्डर हुओ ने उसे कुछ और सलाह दी, अपना हाथ हिलाया और जियाओमिंग को जाने दिया। छोटे से आंगन से बाहर निकलने के बाद जियाओमिंग ने घर की ओर देखा, इससे पहले कि उसकी पीठ पर 2 पंख दिखाई देते और वह हिंसक रूप से आकाश में भाग जाता। छोटे से आंगन में शोर सुनकर घर के अंदर एल्डर हुओ ने आह भरी, वह बड़ा हो गया है। जाहिर है, विदाई हमेशा दुखद होती थी। ... जियाओमिंग की गति के साथ एल्डर हुओ के निवास से जियानान शहर तक उड़ान भरने में अधिक समय नहीं लगेगा। 1/4 घंटे बाद जियाओमिंग अनगिनत ईर्ष्यालु और चकित नज़रों के बीच जियाओ शान के सामने उतरा। कैसा है, क्या तुमने बाकी लोगों को भी उठा लिया है? चारों ओर से आ रही निगाहों को अनदेखा करते हुए जियाओ शान को देखते हुए जो ग्रिफिन जानवर के पास अकेले इंतजार कर रहा था, जियाओमिंग ने पूछा। हो गया, सभी अंदर हैं। जियो शान ने ग्रिफिन बीस्ट पर बने लकड़ी के घर की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस ग्रिफिन बीस्ट को उन्होंने उधार लिया था उसके पास एक लकड़ी का घर था। इसके बिना हर समय ग्रिफिन बीस्ट की पीठ पर रहना उनके लिए ठीक था, लेकिन जियोयू और जियोहू इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह अच्छा है कि सभी पहले से ही यहाँ हैं, चलो एक साथ ऊपर चलते हैं, घर जाने का समय हो गया है। अध्याय 88, वुटैन शहर, जियो परिवार। ग्रिफिन बीस्ट में जियोयू और जियोहू अपनी कुर्सियों पर बैठे थे जब उन्होंने अपने पैरों के नीचे कंपन और भारहीनता की भावना देखी। ग्रिफिन बीस्ट में पहले भी रह चुके होने के कारण वे समझ गए कि यह ग्रिफिन बीस्ट उड़ान भर रहा है। चूंकि ग्रिफिन उड़ान भर चुका था, इसका मतलब था कि जियोमिंग आ गया था। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर पदचाप सुनाई दी और सफ़ेद कपड़े पहने एक सुंदर युवक कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे लंबा जियोशान था। चचेरा भाई जियोमिंग, चचेरा भाई जियोशान। जियोमिंग और जियोशान को प्रवेश करते देख जियोहू और जियोयू जल्दी से खड़े हो गए और अभिवादन किया, जाहिर तौर पर अभी भी थोड़ा घबराए हुए थे। जियोयू और जियोहू ने अपने चचेरे भाई जियोशान से बहुत पहले ही जान लिया था कि जियोमिंग की ताकत अब डुकिंग दायरे में थी, इसलिए भले ही उनका जियोमिंग के साथ रक्त संबंध था, फिर भी वे थोड़े घबराए हुए थे।
उनके लिए घबराए बिना रहना असंभव था, क्योंकि वे जानते थे कि वे डू किंग के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना कर रहे थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में वे अपनी सीमित ताकत के साथ सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे घबराए हुए थे। खासकर तब जब जियोमिंग 8 साल से कबीले से बाहर था। ईमानदारी से कहें तो वे उससे बहुत परिचित भी नहीं थे। चचेरा भाई जियोह्यू, चचेरा भाई जियोहू, बहुत समय हो गया है। उन्हें देखकर जियोमिंग ने एक सौम्य मुस्कान दिखाई। वह उन दोनों से पहले भी मिल चुका था, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत समय हो गया था। वह देख सकता था कि वे दोनों थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। जियोमिंग को इस बारे में सोचने के बाद पता चल गया कि क्या हो रहा है, और मुस्कुराने के बाद उसने कुछ नहीं कहा और बस मेज पर बैठ गया। जियो शान के जियोमिंग के बगल में बैठने के बाद जियोयू और जियोहू ने एक दूसरे को देखा और अपनी कुर्सियों पर वापस बैठ गए। जियोमिंग ने चारों ओर देखा और फिर जियो शान से पूछा, क्या ज़ूतियान कमरे में है? ठीक है, भाई ज़ूतियान साधना करने के लिए अपने कमरे में लौट आया है। ये सुनकर कि ज़ूतियान अभी भी अपने कमरे में है, जियाओमिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर के लिए महसूस किया और जांच की कि ज़ूतियान वास्तव में उसके कमरे में था, जिससे वह संतुष्टि में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस बार वह वास्तव में ज़ूतियान को परखने के लिए ही गया था कि क्या वह उसकी अनुपस्थिति में चला जाएगा, और ऐसा लग रहा था कि ज़ूतियान के मन में इस समय ये बात नहीं थी। अगर ज़ूतियान भाग जाता तो उसके पास उसे वापस खदेड़ने का कोई रास्ता होता, सिवाय इसके कि यह किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। खासकर ज़ूतियान के लिए यह शायद एक और गंभीर पिटाई होती, जो किसी भी तरह से सुखद अनुभव नहीं होता। हालांकि ज़ूतियान को पीट पीट कर मार डालने के बाद ले जाया गया था, फिर भी जियाओमिंग एक गुलाम मालिक के रूप में उस पर बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। भले ही ज़ूतियान उसे मालिक कहता था और खुद से ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वह एक नौकर की स्थिति में हो। अब उसके व्यवहार से जियाओमिंग ने सोचा कि शायद वह ज़ूतियान को प्रशिक्षित करने पर विचार कर सकता है, जो उसके लिए बहुत कम उपयोगी था लेकिन जियाओ परिवार के लिए बेहद उपयोगी था। अगर जियाओ परिवार में ज़ूतियान होता तो वह कुछ कुत्तों और बिल्लियों को जियाओ परिवार के साथ खिलवाड़ करने से रोकता और फिर वे उससे हस्तक्षेप करने के लिए कहते। अपने दिल में योजना बनाने के बाद जियाओमिंग ने फिर से अपना सिर उठाया और पूछा, जियान ने कोई परेशानी नहीं की, है ना? जैसा कि आपने मुझे बताया, जब वह सो रही थी तब कोई भी उसके पास नहीं आया, इसलिए कुछ नहीं हुआ। यह अच्छा है कि कोई भी उसके पास नहीं आया। हालांकि जादुई जानवर ऊर्जा पचाने के दौरान निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बाहरी दुनिया को नहीं समझते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे वे अपरिचित हैं, तो वे अपनी सहज सुरक्षा के तहत आते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चचेरा भाई जियाओमिंग अभी भी उतना ही सुंदर है जितना कि जब वह बच्चा था। जैसे ही जियाओमिंग बोल रहा था, जियाओयू, जो उसके बगल में था, ने उसकी प्रोफाइल को एक अचंभे में देखा और चुपके से सोचा। जियाओमिंग ने अपनी प्रतिभा के उजागर होने से पहले बचपन से ही जियाओ परिवार में प्रसिद्धि के कुछ क्षण देखे थे। उनकी प्रसिद्धि उनके आकर्षक रूप पर आधारित थी, जैसा कि इस तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है कि जियाओयान, जो उस समय एक स्टार था, जियाओमिंग को पहचान सकता था, जिसके साथ उसका मूल रूप से बहुत कम लेन देन था। हालांकि इस दुनिया में जहां ताकतवर लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्यूट होना या न होना, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन बच्चे, खैर, कभी कभी वे इतना ध्यान नहीं देते। इसलिए जियाओयू ने पहले भी जियाओमिंग के कुछ ऐसे दृश्य देखे थे जिसमें वह अपनी उम्र के कुछ छोटे बच्चों से घिरा हुआ था। अगर यह अब होता तो मुझे लगता है कि चचेरे भाई जियाओमिंग के रूप रंग के कारण वह महिलाओं को पागल करने में सक्षम है। अगर वह दुष्ट जूनी और अन्य उसे देखते तो वे निश्चित रूप से फिर से गंदी बातें करने लगते। जियाओयू ने मन ही मन सोचा, जूनी एक सहपाठी थी जिसे वह जियानान अकादमी में जानती थी, जो अश्लील टिप्पणियां करती थी। चचेरी बहन जियाओयू बचपन से अब तक बहुत ज्यादा नहीं बदली है। जब जियाओयू जियाओ परिवार में जियाओमिंग के बारे में उन सभी दृश्यों के बारे में सोच रही थी, तो उसने अचानक जियाओमिंग को उसके बगल में बातचीत करते हुए सुना। जियाओयू चौंक गई जब उसकी कल्पना अचानक बाधित हुई, और ये देखकर कि यह जियाओमिंग था जो उससे बात कर रहा था। उसने सोचा कि जूनी और लड़कियां एक पल पहले उसके मन में क्या कह रही होंगी, और उसे एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसके गोरे गाल थोड़े लाल हो गए। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर जियाओमिंग को थोड़ा असुरक्षित महसूस हुआ और उसने वही दोहराया जो उसने अभी कहा था। इस बार जियाओयू ने आखिरकार उसे स्पष्ट रूप से सुना और अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए थोड़ा खांसी। ये कैसे हो सकता है? वास्तव में ये चचेरा भाई जियाओमिंग है जो पहले जैसा ही है। तुम इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली हो। हे, क्या ऐसा है? उन शब्दों पर जियाओमिंग हंसा। बेशक ये सच है। मेरी राय में चचेरा भाई जियाओमिंग हमेशा लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत ही विनम्र रहा है, और तुम अभी भी पहले जैसी ही हो, कुछ लोगों के विपरीत जो सिर्फ इसलिए अभिमानी और दबंग होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ प्रतिभा है। जियाओयू ने यह नहीं बताया कि उसे लगता है कि जियाओमिंग बचपन में जितना सुंदर था, बल्कि उसने अन्य बातों का उल्लेख किया।
जियाओ हु और उसके बगल में बैठे जियाओ शान ने उसकी बातों पर सिर हिलाया। जियाओ मिंग का स्वभाव अच्छा था और उन्होंने उसे कभी गुस्सा या ऐसा कुछ करते नहीं देखा था। ये कुछ ऐसा था जिसे जियाओ शान, जो सबसे लंबे समय तक जियाओ मिंग के साथ रहा था, आत्मविश्वास से आश्वस्त कर सकता था। अहंकारी और दबंग होने के साथ साथ थोड़ी प्रतिभा की बात करते हुए जियाओ यू को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, जिसके बारे में बात करते हुए मुझे कुछ ऐसा कहना है जिसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, चचेरे भाई जियाओ मिंग। क्या है? ये सुनकर जियाओ मिंग थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम्हें अभी भी याद है जब तुम छोटी थी, तुमने मुझे याद दिलाया था कि पहाड़ के पीछे सांप हैं और मुझे एक नौकरानी को गर्म झरनों पर ले जाना चाहिए। जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति आश्चर्य में थी, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे याद है। क्या ये संभव है कि तुम वास्तव में सांपों से मिले हो? तुम्हें काटा नहीं गया है न? वास्तव में पीछे के पहाड़ में एक प्रकार का गैर जहरीला सांप है जो लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से काटता है। मैंने भी इसका सामना किया है। ये सिर्फ इतना है कि उस तरह का सांप आम नहीं है और यह काफी दुर्भाग्य है कि तुम उससे मिले हो, चचेरे भाई जियाओ यू। जियाओ शान ने उसके बगल में कहानी फिर से शुरू की। जियाओ यू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे सांप तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक भेड़िया जरूर मिला। आह, क्या पहाड़ के पीछे अभी भी भेड़िया है? तुमने जरूर गलत देखा होगा। जियाओ शान की अभिव्यक्ति उलझन में थी। पिछला पहाड़ जियाओ परिवार के पिछवाड़े से जुड़ा हुआ था, वहां जहरीले सांप नहीं थे, ये पहले से ही सीमा थी, वहां भेड़िया कैसे हो सकता है? जियाओ हु, जिसने उसके बगल में ज्यादा कुछ नहीं कहा था, वह भी उलझन में था। जियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ में भेड़ियों का होना वास्तव में असंभव था। जियाओ शान और दूसरों की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखकर जियाओ यू को पता चल गया कि उन्होंने गलत समझा है और इसे स्पष्ट न करने के लिए खुद को दोषी ठहराया और तुरंत समझाया, यह एक कामुक भेड़िया है। जियाओ शान और दूसरे लोग मूर्ख नहीं थे और जब उसने ऐसा कहा तो सभी समझ गए। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम गर्म पानी के झरने में झांकते हुए एक विकृत व्यक्ति से मिले? जियाओ मिंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कहा, क्योंकि अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया। ऐसा नहीं हो सकता है न? किसमें इतनी हिम्मत है कि वह इतना बोल्ड हो सके? बगल में खड़ी जियाओ शान थोड़ी हैरान थी। जियाओ परिवार के नियम सख्त थे और जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करता था उसे कड़ी सजा दी जाती थी। वास्तव में एक था, क्योंकि मैंने सुना कि तुम कहते हो कि पीछे के पहाड़ में सांप हैं। मैं गर्म पानी के झरने में स्नान करने की तैयारी करने से पहले नौकरानी के साथ आसपास के माहौल की जांच करने में कुछ समय बिता रहा था। यह उस समय था जब जियाओ यान अचानक अंदर आया और मुझे पता चला। जियाओ मिंग ने ये कहते हुए सुना। जियाओ यू ने जल्दी से समझाया। जियाओ यान, ये नाम सुनकर जियाओ मिंग की थोड़ी प्रतिक्रिया हुई, जबकि उसके बगल में जियाओ हु और जियाओ शान ने थोड़ी अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की और अविश्वास में कहा, वह विकृत व्यक्ति जियाओ यान है? नहीं, वह कबीले के मुखिया का बेटा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह इस तरह के मामले की गंभीरता को न जानता हो। हम क्यों नहीं जानता? तुम लोग इतने लंबे समय से कबीले में नहीं हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह छोटा सा कमीना कितना क्रोधित करने वाला है। वह अपनी नाक आसमान की ओर रखता था क्योंकि उसके पास कुछ प्रतिभा थी। गर्म पानी के झरने में घुसकर उसके गलती से अंदर चले जाने के बारे में कुछ कहना, कौन इस पर यकीन करेगा? जियाओ यू के लहजे में नाराजगी और अवमानना लगभग छलक पड़ी और वह जियाओ यान के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण लग रही थी। दोनों के बीच झगड़े का कारण शायद जियाओ यान का गर्म पानी के झरने में दिखाई देना था। जियाओ यू ग्रैंड एल्डर की पोती होने और अच्छी प्रतिभा रखने के कारण एक ऐसा व्यक्तित्व था जो इतना अच्छा स्वभाव वाला नहीं था, बल्कि थोड़ा द्वेषपूर्ण था और जियाओ यान को हमेशा उसके द्वारा इस तरह उकसाने के बाद याद किया जाता था। अगर किसी को ये बताना हो कि जियाओ परिवार में अब जियाओ यान से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है, तो अनुमान लगाया गया कि वह सूची में सबसे ऊपर हो सकती है। जियाओ यान के अहंकार के लिए जियाओ यू के मुंह से कहा गया, बाकी सभी वास्तव में इसके बारे में जानते थे। वास्तव में ये समझना मुश्किल नहीं था, अहंकार प्रतिभाशाली लोगों की एक आम समस्या थी। जियाओ यान की पिछली प्रतिभा जियाओ मिंग के बाद जियाओ परिवार में दूसरी सबसे अच्छी थी और वह कबीले के मुखिया का बेटा था, जिसे लाड़ प्यार दिया गया था। अपने दो बड़े भाइयों द्वारा अपमानित होने के कारण दूसरों के प्रति अहंकारी होना उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। जियानान अकादमी जैसी जगह में जहां प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे, उन्होंने कई अभिमानी छात्रों को देखा था, इसलिए अब वे उनके साथ सामान्य व्यवहार कर सकते थे। जब तक किसी के पास ताकत और प्रतिभा है, वह जितना चाहे उतना अहंकारी हो सकता है। कोई कुछ नहीं कहेगा, दूसरे लोग अधिक से अधिक अपने दिल में आपका अपमान करेंगे, लेकिन सतह पर वे अभी भी आपके साथ सम्मान से पेश आएंगे। बेशक, चूंकि तुम अहंकारी थे, इसलिए तुम्हारे पास हर समय अहंकारी बने रहने की ताकत होनी चाहिए। अन्यथा, अगर इस प्रक्रिया में तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो यह एक आपदा होगी। दूसरे लोग अपने पिछले सभी शिकायतों को आप पर उंडेलने का अवसर लेंगे। दूसरों की नकारात्मक भावनाओं का लक्ष्य बनना वह परिणाम है जिसका सामना करना पड़ता है। जियाओ यू को देखकर, जो जियाओ यान के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण था, जियाओ शान ने आह भरी,
ईमानदारी से कहूँ तो उसे लगा कि जियाओ यू की बातों में अभी भी कुछ सच्चाई थी। चाहे जियाओ यान का गर्म झरने में प्रवेश करने का इरादा हो या न हो, प्रवेश करना अभी भी गलत था। गर्म झरने में प्रवेश करने की घटना के बिना जियाओ यू को जियाओ यान से इतनी नफरत करने और उनमें से किसी से भी इसे छिपाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे जियाओ यान के बारे में उसका मूल्यांकन कम होने लगा। ये देखकर कि माहौल में कुछ गड़बड़ है, जियाओ मिंग ने विषय बदलने की पहल की। यह अच्छा है कि मेरी प्रारंभिक सलाह ने आपकी अच्छी सेवा की है। जैसा कि कहा गया है, आपकी वर्तमान ताकत एक 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर है ना? कड़ी मेहनत करो। अगर तुम इस साल डू मास्टर दायरे में साधना कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। जियाओ यू और जियाओ हू इन शब्दों से तुरंत आकर्षित हो गए। पिछले कुछ सालों में जियाओ मिंग ने जियाओ परिवार को कई उच्च स्तरीय डू तकनीकें भेजी थीं, साथ ही कुछ गोलियां और इसी तरह की अन्य चीज़ें भी। अब जब उसने कहा कि वह एक उपहार देना चाहता है तो यह निश्चित रूप से कोई साधारण बात नहीं थी। ये किस तरह का उपहार है? जियाओ यू ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। ठीक है, एक ऐसी वस्तु जिसका मैं उपयोग नहीं कर सकता। जियाओ शान को रोकते हुए जो उसके बगल में बात करना चाहता था, जियाओ मिंग ने फिर जियाओ हू से कहा जो उसके बगल में था और एक ईर्ष्यालु भाव था, तुम्हारे लिए भी यही है। अगर तुम इस साल इन अकादमी में प्रवेश कर सकते हो तो मैं तुम्हें भी एक उपहार दूंगा। एक ही परिवार से होने के कारण चूंकि वे दोनों मौजूद थे इसलिए उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना अच्छा नहीं था। चचेरे भाई आपको धन्यवाद। जियो हू, जो उसके बगल में था, को भी हिस्सा मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने बहुत खुशी से जवाब दिया। उसके चेहरे पर मना करने का जरा भी इरादा नहीं था। आखिरकार जियो मिंग एक डूकिंग पावरहाउस और कीमियागर था। भले ही वह उसे कोई ऐसी बेतरतीब चीज़ दे जो उसके किसी काम की न हो, फिर भी वह एक खजाना ही होगा। केवल सिर में छेद वाला कोई व्यक्ति ही मना करेगा। ओह, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीले तक पहुंचने में अभी भी लगभग 20 दिन बाकी हैं। इस बीच सभी अच्छी तरह से खेती करते हैं। ... अगले 20 दिनों में ग्रिफिन जानवर जियामा साम्राज्य की ओर उड़ता रहा और विभिन्न साम्राज्यों की सीमाओं पर उड़ता हुआ जियानान अकादमी की प्रतिष्ठा और अपने स्वयं के डूकिंग स्तर की ताकत पर भरोसा करते हुए जियोमिंग और अन्य लोग बिना किसी परेशानी के और बिना किसी नुकसान के पहुंच गए। जियामा साम्राज्य के सीमावर्ती शहरों ने भी उन्हें नहीं रोका और उन्हें बिना किसी और हलचल के जाने दिया। बस एक ही बात है कि जियाओ मिंग के बारे में जानकारी सीमावर्ती शहरों से कुछ जगहों पर फैलने लगी। ... 20 दिन बाद एक उड़ने वाला जादुई जानवर जियामा साम्राज्य के एक शहर के ऊपर से उड़ता हुआ आया। ग्रिफिन जानवर में जियान जियाओ मिंग के बगल में ऊब कर बैठी थी। जिस दिन वे चले गए जियान जाग गई और 20 दिनों से ज़्यादा समय तक ग्रिफिन जानवर में रही। बाकी सब ठीक थे। जियान को वाकई ऐसा लग रहा था कि वह ऊब से मर रही है। जियाओ मिंग, मैं बहुत ऊब गई हूँ। अगर तुम ऊब गई हो तो खेती करो। उसके बगल में जियाओ मिंग एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी और उसने धीरे से कहा, लेकिन साधारण खेती बहुत धीमी है, क्यों न हम साथ में औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने जाएं? मुझे लगता है कि आसपास बहुत सी कीमती औषधीय जड़ी बूटियां हैं और जब हम उन्हें पालेंगे तो हम दोनों में से प्रत्येक को आधी आधी मिल जाएंगी। ये सुनकर जियाओ मिंग ने अपने हाथ में किताब रख दी। जियान के उम्मीद भरे छोटे चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे बोला, क्या आप औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं? आप औषधीय जड़ी बूटियां चुराने की कोशिश कर रहे हैं, है न? औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने की जियान की प्रतिभा बहुत पहले सिम्युलेटर के जरिए आई थी और इन दिनों कई जगहों से गुजरने के बाद उसने वास्तव में कई अच्छी चीज़ों को महसूस किया था। हालांकि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें कुछ खास शक्तियों के खजाने थे। जियाओ मिंग को कैसे पता चला कि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें कुछ खास शक्तियों के खजाने थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान ने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया था कि वह ऊब गई है और उसकी दयनीय सूरत देखकर जियाओ मिंग एक बार उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था। अप्रत्याशित रूप से हर बार जब जियान किसी जगह की ओर इशारा करता तो वह एक शक्तिशाली व्यक्ति की आभा वाली एक कड़ी सुरक्षा वाली इमारत होती। उस पल जियाओ मिंग चौंक गया, जियान को पकड़ लिया और भाग गया, इस डर से कि जियान उस समय चुपके से अंदर घुस जाएगा जब वह ध्यान नहीं दे रहा होगा और उसे पकड़ लिया जाएगा। वह बस शांति और शांति से घर जाना चाहता था, वह पीछा नहीं करना चाहता था। तुम उन लोगों से क्यों डरते हो? उनमें से कई तुम्हारे जितने मजबूत नहीं हैं। जियान का छोटा सा चेहरा असंतोष से भर गया। मैं उनसे नहीं डरता, बस परेशानी पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत जल्द अपने गंतव्य पर पहुंच जाना चाहिए। क्या तुम्हें जड़ी बूटियां नहीं चाहिए? लो, ये तुम्हारे लिए है। जियान की नाखुश सूरत देखकर जियाओ मिंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक लाल फल निकाला और जियान को थमा दिया। यह एक सिंदूरी फल है। जब उसने फल देखा तो जियान की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर नाखुशी का भाव तुरंत गायब हो गया। सिंदूरी फल एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी थी जिसका स्वाद बहुत अच्छा था। वह बहुत पहले से इस फल के लिए तरस रही थी, लेकिन जियाओ मिंग ने उसे नहीं दिया था।
एक विशेष सुगंध के साथ मीठे स्वाद ने उसकी स्वाद कलियों को उत्तेजित कर दिया और जियान ने इसे खाते हुए कहा, स्वादिष्ट। जियान के बालों को सहलाते हुए जियाओमिंग कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर वह जगह थी जहां उसने पिछली बार जियाओयू और दूसरों के साथ बातचीत की थी, जिसे शायद ही लिविंग रूम कहा जा सकता है। इस समय जियाओ शान लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़ा था, दूर की ओर देख रहा था। जियाओमिंग उसके पास आया और पूछा, हमें वुतान शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये सुनकर जियाओ शान ने एक नक्शा निकाला और उसकी तुलना करने के बाद कहा, हम अभी अभी यान सिटी से गुजरे हैं, ग्रिफिन बीस्ट की गति से हमें 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। ओह, हम आखिरकार लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। जियाओयू और अन्य लोगों से बात करें। ठीक है। जियाओ शान की वापसी को देखने के बाद जियाओमिंग ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और बुदबुदाया। समय की गिनती करते हुए आज वह दिन होना चाहिए जब जियाओ परिवार कबीले के सदस्यों की डुक्यूई का परीक्षण करेगा। उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ जीवन सिमुलेशन किए थे और सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के प्राप्त किए थे। आइटम के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन सिमुलेशन में से एक ने उल्लेख किया कि आज वह समय था जब कबीले का डुक्यूई परीक्षण किया जाएगा। वुटान सिटी का जियाओ कबीला डुक्यूई परीक्षण जादू पत्थर स्मारक का चौक। युवा लड़के और लड़कियां एक साथ भीड़ में थे और समय समय पर एक युवक जिसका नाम पुकारा जाता था अपनी डुक्यूई का परीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंच पर भागता था। टेस्ट मैजिक स्टोन टैबलेट में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो टैबलेट पर दिखाई देने वाली जानकारी की घोषणा करने का प्रभारी था। जियो डू शिष्य 6 स्टार स्तर मध्यवर्ती। अध्याय 89 जियो यान जो निराशा में है। जियो लिंग डू शिष्य 6 सितारा स्तर मध्यवर्ती। जियो मेई डू शिष्य 7 सितारा स्तर उच्च। जियो निंग डू शिष्य 8 सितारा स्तर उच्च। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विशाल पत्थर का प्रशिक्षण मैदान 100 से अधिक युवकों से भरा हुआ था और आवाज़ों का कोलाहल आसमान तक पहुंच गया। प्रशिक्षण मैदान के बाईं ओर ऊंचे मंच पर जियो परिवार के कुछ सदस्य बैठे थे और बीच में कबीले के मुखिया जियो जान और 3 बुजुर्ग, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मंच पर ऊर्जावान लड़के और लड़कियों को देखकर ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। खासकर अपने पोते जियो निंग को देखने के बाद वह अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सका। थोड़ी देर हंसने के बाद ग्रैंड एल्डर ने अचानक जियो जान से कहा, जो उसके बगल में था, हाँ, जब से जियाओमिंग ने उन क्यूई विधियों और डू तकनीकों को वापस भेजा है तब से हमारा कबीला काफ़ी मजबूत हो गया है। बहुत अच्छे बीज भी हैं, क्या आपको नहीं लगता जियाओ जान? जियाओ जान जियाओ परिवार कबीले का मुखिया जो उसके बगल में खड़ा था बिना कुछ कहे ठंडी सांस ली। जब से जियाओमिंग ने जियाओ शान से उन्हें कुछ उच्च स्तरीय तकनीकें और गोलियां भेजने के लिए कहा था तब से जियाओ परिवार की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और कबीले में कई डू ग्रैंड मास्टर उभरे थे। पिछले साल जियाओ शान एक बार वापस भी आया था और तब तक वह पहले से ही एक डू स्पिरिट था जो सीधे वुटैन शहर में बड़े और छोटे परिवारों को डराता था। ये कहा जा सकता है कि इस समय जियाओ परिवार अब वुटैन शहर का सर्वोच्च स्वामी था और इस अर्थ में ग्रैंड एल्डर सही था। हालांकि वह जानता था कि ग्रैंड एल्डर के इरादे अच्छे नहीं थे और उसके शब्दों में कुछ तो था, ये कहकर कि बहुत सारे अच्छे बीज थे। वह केवल अपने पोते जियाओ निंग की प्रशंसा करने और अपने बेटे जियाओ यान का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह उसे फटकारने का इरादा रखता था। ग्रैंड एल्डर इतना कपटी था कि उसने अपने बेटे का नाम सीधे नहीं बताया, इसलिए जियाओ जान केवल ये दिखावा कर सकता था कि उसने उसे नहीं सुना है। ये देखकर कि जियाओ जान ने उसे अनदेखा कर दिया, ग्रैंड एल्डर हंसे और अब उसे चिढ़ाना बंद कर दिया, जिसने आज उसे अच्छे मूड में ला दिया। जियाओ निंग पहले ही 8 सितारा डू शिष्य तक पहुंच चुका था और अब उसे अध्ययन करने के लिए जियानान अकादमी भेजा जा सकता था। जियाओ मिंग और जियाओ शान के साथ वह और भी तेजी से बढ़ने में सक्षम होना चाहिए और शायद उसे पीछे छोड़कर बहुत जल्द डू स्पिरिट पावरहाउस बन जाए। इसके अलावा जियाओ यू जो पहले से ही जियानान अकादमी में था, उसके सभी पोते पोतियों का भविष्य अच्छा था, इसलिए वह खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। सिर्फ इसलिए कि ग्रैंड एल्डर चिढ़ाना नहीं चाहता था, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे नहीं चाहते थे। दूसरे एल्डर, जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और धीरे से कहा, अच्छे बीजों की बात करें तो हमारे जियाओ परिवार के दूसरे प्रतिभाशाली जियाओ यान ने परिवार का बहुत सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन क्या वह ठीक हो गया है या नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरे एल्डर ने अपने बेटे का नाम रखा, जिससे जियाओ जान का चेहरा ठंडा हो गया। मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल है, भले ही मैं आपको उसका इलाज बंद करने के लिए कहूँ, ये समय की बर्बादी है। पिछले साल आपने परिवार की ओर से चौथे स्तर के कीमियागर को खोजने के लिए निजी तौर पर जियाओ मिंग से चौथे स्तर की गोली की रेसिपी मांगी थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि यह बेकार हो गई और गोली की रेसिपी बर्बाद हो गई। अगर हमने इसे संसाधनों के लिए बदल दिया होता तो परिवार ने कई और विशेषज्ञ पैदा किए होते और आप इसे इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।
अपने भाषण के अंत में दूसरे एल्डर की अभिव्यक्ति थोड़ी कड़वी थी, जाहिर तौर पर थोड़ा नाराजगी थी कि एक उच्च स्तरीय गोली की रेसिपी बर्बाद हो गई। हे, यह मत भूलो कि कबीले का मुखिया कौन है। कबीले के मुखिया के रूप में मुझे कबीले की ओर से सभी कबीले के सदस्यों को लिखने का अधिकार है और मुझे कबीले के संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करने का भी अधिकार है। चूंकि जियाओमिंग ने जियाओ शान को गोली की रेसिपी हमारे पास लाने के लिए कहा था, तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। जियाओ जान, जियाओ कबीला सिर्फ तुम्हारा जियाओ कबीला नहीं है, और चूंकि तुम कबीले की ओर से लिख रहे हो, इसलिए ये चीज़ें कबीले की होनी चाहिए, तुम्हारी निजी चीज़ें नहीं। तुम। जैसे ही स्टैंड में विवाद थोड़ा बढ़ने लगा, ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच से एक आवाज़ आई। अगला, जियाओ यान। यह आवाज़ सुनकर जियाओ जान का चेहरा स्तब्ध रह गया और उसने ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे खड़े युवक की ओर देखा। बगल में बैठे बुजुर्गों ने भी प्रशिक्षण मैदान के बीच की ओर देखते हुए हल्की सी हंसी मजाक वाली मुस्कान दिखाई। ये नाम सुनकर प्रशिक्षण मैदान में मौजूद लड़के लड़कियां भी प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर मौजूद आकृति को देखने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वे कोई शो देख रहे हों। चलो देखते हैं कि हमारा महान प्रतिभाशाली अभी भी 3 सितारा डू शिष्य में है या नहीं। प्रतिभाशाली, चलो बस उसे बेकार कहो। अरे अपनी आवाज़ कम रखो, कबीले के मुखिया को अपनी बात सुनने मत दो, नहीं तो वह तुम्हें सजा देगा। हे, तुम किस बात से डरते हो? मेरे पिता पिछले साल डू ग्रैंड मास्टर के पास गए थे और मैं सच कह रहा हूँ, उन्हें मुझे सजा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह भीड़ से गुजरा, उसके चारों ओर तीखी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जिससे जियाओ यान ने अपनी हथेलियां भींच लीं और उसका पूरा चेहरा भावहीन हो गया। मैजिक स्टोन टैबलेट के पास पहुंचकर उसने अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसे मजबूती से दबाया, क्योंकि उसके शरीर में डू क्यूई बाहर निकल आया। डू शिष्य 3 सितारा। 4 बड़े अक्षरों को देखकर, जो इतने चमकीले थे कि वे थोड़े अंधे भी थे, जियाओ यान के होठों के कोने पर आत्महीनता का भाव था और उसकी कसी हुई हथेली के कारण थोड़े तीखे नाखून उसकी हथेली में गहरे धंस गए, जिससे तेज दर्द हुआ। जियाओ यान, डू शिष्य 3 सितारा। स्तर निम्न। मैजिक स्टोन टैबलेट के पास एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने टैबलेट पर प्रदर्शित जानकारी पर नजर डाली और उदासीन स्वर में इसकी घोषणा की। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्द अभी अभी सुनाई दिए थे और जैसा कि अपेक्षित था, भीड़ भरे चौक में उपहास से भरा हंगामा शुरू हो गया। 3 सितारा। हे, जैसा कि अपेक्षित था, ये प्रतिभा इस साल फिर से फंस गई। इस बर्बादी ने वास्तव में कबीले को बदनाम कर दिया है। अगर ऐसा न होता कि कबीले का मुखिया उसका पिता है, तो इस तरह के बर्बादी को कबीले से बाहर निकाल दिया जाता और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता। उसे कबीले में रहने और बिना कुछ लिए खाने पीने का मौका कैसे मिल सकता था? वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अतीत में वुटेन शहर में जाना जाता था, वह अब ऐसी स्थिति में कैसे आ गया? कौन जानता है, शायद उसने कुछ गलत किया हो और देवताओं को भड़का दिया हो जिन्होंने अपना क्रोध उतारा हो। मंच पर जियाओ जान ने अपने बेटे का उपहास किया जाता देखा और उसके चेहरे पर दर्द का एक स्पर्श दिखाई दिया। मंच पर आसपास से आने वाली तिरस्कारपूर्ण हंसी और दयनीय आहें जियाओ यान के कानों पर पड़ रही थीं, जो एक लकड़ी के खंभे की तरह थे जो अपनी जगह पर बने हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तेज कांटा उसके दिल में जोर से घुसा दिया गया हो, जिससे उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई हों। जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे उसका कुछ नाजुक और कोमल चेहरा सामने आया। उसकी कोयले जैसी काली आंखें उसके आसपास के मजाक करने वाले साथियों पर घूम गईं और उसके मुंह के कोने पर आत्महीनता और भी कड़वी लग रही थी। ये लोग, वे इतने क्रूर और घमंडी क्यों हैं? शायद इसलिए कि 3 साल पहले उन्होंने मेरे सामने सबसे विनम्र मुस्कान दिखाई थी, इसलिए अब वे अपनी मानसिक स्थिरता को संतुलित करना चाहते हैं। एक कड़वी मुस्कान के साथ जियो यान उदास होकर पलटा और चुपचाप लाइन के अंत में लौट आया। अगला, जियो, रुको, वह क्या है? इससे पहले कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपना कॉल समाप्त कर पाता, उसे आकाश में एक दिशा की ओर इशारा करते हुए एक युवक की चीख ने बाधित कर दिया। सभी ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और आकाश में एक विशाल काली छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। काली छाया की गति बहुत तेज थी और जल्द ही कुछ अच्छी दृष्टि वाले लोग इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक जादुई जानवर लगता है। हाँ, ये लकड़ी की झोपड़ियों वाला एक उड़ने वाला जादुई जानवर है। ये किसी महान शक्ति का उड़ने वाला जादुई जानवर होना चाहिए। ये जियानान अकादमी का उड़ने वाला जादुई जानवर है। मैंने इसे एक बार प्रवेश के दौरान देखा था। जियानान अकादमी, वे वुटेन सिटी में कैसे दिखाई दिए अगर अभी प्रवेश की तारीख नहीं है? भीड़ में हलचल मच गई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आसमान में उड़ता हुआ जादुई जानवर पत्थर के प्रशिक्षण मैदान के ऊपर आसमान में पहुंच गया और हवा में मंडराता रहा। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, हवा बढ़ रही थी, नीचे कुछ सियाओ कबीले के लोगों की आकृतियां हिल रही थीं, जो लगभग जमीन पर गिरने की स्थिति में थीं। उड़ते हुए जानवर की हरकत से कुछ हलचल हुई, लेकिन जहाज पर सवार लोगों को स्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने जादुई जानवर को थोड़ा ऊपर उड़ा दिया ताकि किसी को चोट न लगे।
ब्रीच पर जियाओ जान और कुछ बुजुर्ग जो पहले से ही घबराए हुए खड़े थे, इस दृश्य को देखकर राहत महसूस कर रहे थे और दूसरे पक्ष से उनके आने का कारण पूछने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्हें आसमान से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। जियाओ मिंग, क्या ये तुम्हारा कबीला है? तुम्हारे कबीले के सदस्य इतने कमज़ोर क्यों दिख रहे हैं? अध्याय 90, हैरान कबीले के सदस्य। जियो मिंग ने ग्रिफिन जानवर के ऊपर से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया जब उसने अपने बगल में जी यान के शब्द सुने और कहा, हालांकि वुटैन शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा सिर्फ मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के नज़दीक होने की वजह से है। हालांकि जियो परिवार वुटैन शहर का सर्वोच्च स्वामी है, फिर भी यह सिर्फ एक छोटा परिवार है। बेशक यहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग नहीं हैं। ये कहने के बाद जियो मिंग ने धीरे से जियो शान से कहा, जो घर जाने के लिए थोड़ा उत्साहित था। जियो शान, ग्रिफिन जानवर को नीचे उतरने के लिए नियंत्रित करने के लिए कोई जगह ढूंढो। अभी जितनी लापरवाही बरती थी उतनी मत करो, सावधान रहना याद रखो। जियो शान, जो ग्रिफिन की लगाम के पास खड़ा था, अजीब तरह से मुस्कुराया। दरअसल उसने अभी एक गलती की थी, ये भूलकर कि उसके परिवार की ताकत जियानान अकादमी के छात्रों से कमतर थी, इसलिए उसने ऊंचाई को ठीक से नियंत्रित नहीं किया था। सकारात्मक उत्तर देने के बाद जियाओ शान उतरने के लिए जगह तलाशने लगा। जियाओ मिंग, क्या ये जियाओ मिंग हो सकता है जो जियानान अकादमी के उड़ने वाले जादुई जानवर पर है? ग्रैंड स्टैंड के ऊपर जियाओ जान और अन्य उच्च स्तरीय परिवार के सदस्यों ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाया, फिर आश्चर्य की झलक दिखाई दी और अंत में एक स्पष्ट खुशी दिखाई दी। अगर यह जियाओ मिंग था जो जियानान अकादमी से लौटा था, तो जियाओ कबीला अगले स्तर पर जा सकता था। यहाँ तक कि जियाओ जान, जो अभी अभी खराब मूड में था क्योंकि कबीले के सदस्यों ने जियाओ यान का मजाक उड़ाया था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जियाओ मिंग से अपने बेटे का इलाज करने के लिए कह सकता था, क्योंकि वह वापस आ गया था। क्योंकि वे जियाओ मिंग के कबीले में वापस आने की संभावना में इतने तल्लीन थे, उन्होंने जियान के वाक्य के अंतिम आधे हिस्से को अनदेखा कर दिया क्योंकि वे बहुत कमज़ोर थे। प्रसन्नचित जियाओ जान चौक में मौजूद लड़कों और लड़कियों को उनके लिए जगह बनाने का निर्देश देने ही वाला था कि उसके बगल में मौजूद ग्रैंड एल्डर ने उत्साह से चिल्लाया, जल्दी से उड़ने वाले जादुई जानवर के उतरने के लिए जगह बनाओ। ग्रैंड एल्डर का आदेश सुनकर नीचे खड़ी भीड़ जल्दी से उस केंद्रीय क्षेत्र से दूर चली गई जहां जादुई पत्थर की गोली स्थित है। वास्तव में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परीक्षण स्थल काफ़ी बड़ा था और दूर दूर तक खाली जगहें थीं। नीचे देखने के बाद जियाओ शान ने ग्रिफिन को किनारे पर उड़ाने की अपनी योजना छोड़ दी और इसके बजाय इसे सीधे मैजिक स्टोन टैबलेट के बगल में धीरे धीरे उतरने के लिए नियंत्रित किया। जब उड़ने वाला जानवर उतरा तो हिंसक हवाएं फिर से चलीं, लेकिन चूंकि पहले सीखे गए सबक के बाद भीड़ काफ़ी दूर थी, इसलिए कोई और व्यक्ति हिल नहीं पाया। हवा की धाराएं धीरे धीरे कमज़ोर होती गईं जब तक कि वे गायब नहीं हो गईं और ग्रिफिन जानवर आखिरकार जियाओ परिवार की भीड़ के सामने उतरा, अपने विशाल पक्षी जैसे चेहरे के साथ निकटतम सदस्यों को घूर रहा था। इस दृश्य ने सीधे तौर पर जियाओ परिवार के कई युवा सदस्यों को भयभीत चेहरा बनाने और कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। प्रशिक्षण स्थल पर न केवल युवा किशोर थे जिन्होंने दुनिया को नहीं जाना था, बल्कि ब्रीचेस के ऊपर जियाओ परिवार के बड़े सदस्य बड़बड़ा रहे थे, क्या ये जियानान अकादमी का उड़ने वाला जादुई जानवर है? यह आभा कबीले के मुखिया जितनी ही मजबूत है न? ये जियानान अकादमी के योग्य है। अफसोस, अगर हमारे कबीले के पास उड़ने वाला जादुई जानवर होता तो ये हमें बहुत परेशानी से बचाता। तुम क्या सोच रहे हो? उड़ने वाले जादुई जानवर का ये स्तर कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे पास हो। अहम, रुको, उड़ने वाले जानवर पर सवार लोग उतर रहे हैं, चलो एक नज़र डालते हैं। जियाओ जान ने निरर्थक बातचीत को बीच में ही रोक दिया और आगे बढ़ गया। कई बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल दिए और दूसरे लोग एक दूसरे को देखते ही तुरंत उसके पीछे चल दिए। ग्रिफिन जानवर की पीठ पर यह महसूस करते हुए कि वह रुक गया है, जियाओ मिंग ने अपने बगल में खड़े कुछ लोगों से कहा, ये रुक गया है, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद उसने जी यान को खींच लिया और बाहर चला गया। जैसे ही वे बाहर निकले, जियाओ मिंग और जी यान को आसपास इंतजार कर रहे लोगों ने तुरंत देख लिया। उड़ते हुए जादुई जानवर से लोग बाहर आ रहे हैं। वह युवक कौन है जो सफ़ेद कपड़े पहने एक छोटी लड़की को पकड़े हुए है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत सुंदर है। उसके पीछे कोई है, ये चचेरा भाई जियाओ यू है। जियाओ यू के पीछे दुबला पतला युवक चचेरा भाई जियाओ हू है। चचेरा भाई जियाओ शान भी वहाँ है। चूंकि जियाओ मिंग बहुत लंबे समय से जियाओ परिवार से दूर था और बहुत छोटा था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि बहुत से लोगों ने उसे कुछ समय के लिए नहीं पहचाना और केवल कुछ लोगों ने उसके कुछ हद तक परिचित चेहरे को देखा और अपने दिल में कुछ अनुमान लगाए। जियाओ यू और अन्य लोगों की उपस्थिति के साथ इन लोगों को अपने दिल में और अधिक महसूस हुआ कि उनके अनुमान सही थे। हा, जियाओ मिंग, तुम सच में वापस आ गए। अंत में जैसे ही कबीले के सदस्य बोल रहे थे, भीड़ के पीछे से जोरदार हंसी आई जिसमें जियाओ मिंग की पहचान बताई गई।
इसके साथ ही भीड़ अलग हो गई और उच्च श्रेणी के कबीले के सदस्यों का एक समूह जियाओ मिंग के सामने खड़ा हो गया, जिनमें से प्रत्येक के पास उनके चेहरों पर स्पष्ट खुशी थी। क्या यह जियाओ मिंग है, हमारे जियाओ परिवार का नंबर 1 हीरो? उसे देखे हुए कई साल हो गए, मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। हाँ, मैंने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था, जियाओ मिंग अभी भी उतना ही सुंदर है जितना बचपन में था। हाँ, हमारे जियाओ परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति की वापसी एक बहुत बड़ी खुशी है। हम निश्चित रूप से एक भोज का आयोजन करेंगे और आज रात अच्छा समय बिताएंगे। चचेरे भाई जियाओ मिंग इस बार वापस आने पर परिवार में काफ़ी लंबे समय तक रहने में सक्षम होंगे। उनके 16 साल के वयस्क होने के समारोह में बस 1 साल से थोड़ा अधिक समय है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस पहले की चीख के कारण आसपास के सभी जियाओ परिवार के सदस्यों ने जियाओ मिंग की पहचान समझ ली और फिर उन्होंने भी खुश मुस्कान दिखाए। जियाओ मिंग की जियाओ परिवार में वापसी का महत्व असाधारण था और जियाओ मिंग ने परिवार को कई चीजें भी भेजी थीं। परिवार में दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति जियाओ शान को विकसित किया था और परिणामस्वरूप परिवार वुटेन शहर का सर्वोच्च स्वामी बन गया था। इसलिए जियाओ परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, खासकर युवा लोगों के दिलों में। ये चचेरा भाई जो बचपन से ही पढ़ाई करने के लिए घर से चला गया था और लगभग भगवान जैसी दिव्य क्षमता रखता था, इसलिए जब सभी ने जियाओ मिंग का नाम लिया तो उनकी आवाज़ थोड़ी अधिक सम्मानजनक हो गई। दादाजी, जियाओ यू, जो जियाओ मिंग के बगल में था, ने उसे देखने के बाद मुस्कुराते हुए ग्रैंड एल्डर का अभिवादन किया, जबकि जियाओ मिंग और अन्य लोगों ने जियाओ जान का अभिवादन किया, जो समूह का मुखिया था। कुल प्रमुख एल्डर्स, मैंने अभी आपको डूक्यूई परीक्षण करते समय परेशान किया, आप जारी क्यों नहीं रखते? कोई बात नहीं, ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, परीक्षण वैसे भी बाद में आयोजित किया जाएगा। जियाओ जान के बगल में दूसरे बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में वे परेशान थे, लेकिन जियाओ मिंग की वापसी की तुलना में यहाँ बहुत से लोग ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे। जियो जान, जो उसके बगल में जवाब देने वाला था, ने आह भरी और अवाक रह गया। ये बूढ़े हमेशा जियो मिंग के सामने उसकी बात चुरा लेते हैं, ये पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। भीड़ के किनारे से बाहर जियो यान, जो अकेला था, ने जियो मिंग को देखा, जो भीड़ के बीच में एक दयालु मुस्कान के साथ एक जटिल नज़र से देख रहा था। इस समय घिरे हुए जियो मिंग के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था वह उसके पहले के अनुभव के बिल्कुल विपरीत था, जो उसके होठों के कोने पर आत्महीनता का संकेत प्रकट करने से नहीं बच सका। वह जानता था कि उसकी प्रतिभा गायब होने से पहले उसे भी सभी से घिरे रहने का ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ा था। हालांकि उसके डूक्यूई के गायब होने के बाद वह अपने भाइयों और पिता को छोड़कर परिवार में हर किसी से तुरंत तिरस्कृत हो गया, जबकि वे कबीले के सदस्य जो उसे बचपन में खुश करने के लिए उत्सुक थे, वे सभी अपने शब्दों से निर्दयी थे, जो वास्तव में। जियाओ यान ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वास्तव में वह समझ गया कि जियाओ मिंग इतना लोकप्रिय क्यों था, क्योंकि जियाओ मिंग ने वास्तव में अपनी प्रतिभा के अलावा परिवार में कई योगदान दिए थे। इसलिए उसे डर है कि जियाओ परिवार में, यहाँ तक कि उसके पिता, कबीले के मुखिया भी उसके जितने प्रतिष्ठित नहीं थे।